हेलो। तो चलो आज हम लोग अपना इन्वेंट्री चैप्टर खत्म कर लेते हैं। हमारा जो 3 सम बचा हुआ था और एमसीक्यू ट्रू फॉल्स बचा था, आज सब डिस्कशन करके आज हम लोग अपना इन्वेंट्री को खत्म कर डालते हैं, ठीक है। बाकी आपसे उम्मीद है आप सब समझ रहे होगे। कुछ भी डाउट आने पे एकदम बेझिझक मुझे कॉल करके आप लोग पूछ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलो हमारा सबसे पहले हमारा जो ये बचा हुआ था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारा बचा हुआ था, हम लोग एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग देख लेते हैं कि भैया इसमें हम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक्स अपना बुक्स बंद करता है 31 मार्च 2022 को। क्या बोल रहा है कि भैया एक्स अपना बुक 31 मार्च 2022 को बंद करता है। फेल टू टेक द एक्चुअल स्टॉक। अरे बाबा, ये जो एक्चुअल स्टॉक ही नहीं लिया। लेकिन आप जब अपना बैलेंस शीट बनाओगे उसमें तो आपको 31 मार्च तक का स्टॉक दिखाना होगा, लेकिन इन्होंने तो लिया ही नहीं। हाँ। और भाई साहब ने क्या किया, 9 अप्रैल को किया। समझ रहे हो, इन्होंने 31 तारीख को ना करके इन्होंने स्टॉक कब किया भैया, 9 अप्रैल को किया। तो भैया इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टॉक को 9 अप्रैल को काउंट किया। लेकिन भैया अब हमें पीछे जाना है। पीछे जाना है तो मैंने आपको क्या बोला था, काम भी हमें उल्टा करना है। अगर हमने सेल किया होगा तो भैया आप एड बैक कर दो। लेकिन भैया अगर आपने परचेस किया होगा तो आपने लेस कर दो, तो आपको यही करना है। और भैया जो कि स्टॉक का कितना शो हो रहा है भैया, 2.5 लाख शो हो रहा है। चलो चलो चलो, हम लोग एकदम फॉर्मेट बनाने के साथ हम लोग एकदम लेट नहीं करते। हम लोग अपना काम शुरू कर लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हम लोग क्या दिखाते हैं भैया, हमारा सिंपल सा फॉर्मेट है इसमें। कोई खास हमारा फॉर्मेट नहीं है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, बस पर्टिकुलर्स दिखाते हैं, अमाउंट इन रुपीज दिखाते हैं। भैया हमें क्वेश्चन कब का देके रखा है, क्वेश्चन हमें देके रखा है स्टॉक एज ऑन 9 अप्रैल 2022। क्वेश्चन हमें क्या देके रखा है, स्टॉक एज ऑन 9 अप्रैल 2022, एज ऑन 9 अप्रैल 2022। भैया हमें 9 अप्रैल 2022 का स्टॉक देके रखा है। कितना देके रखा है भैया, 2.5 लाख रुपया देके रखा है। लेकिन भैया हमें तो स्टॉक कैलकुलेट करना है, हमें तो स्टॉक कैलकुलेट करना है 31 मार्च का। दैट मीन्स हमें पीछे जाना है। तो पीछे जाने में क्या होगा, अगर कोई स्टॉक मैंने बेचा होगा तो आप उसको एड बैक कर दो, क्योंकि आपके 31 मार्च के दिन वो स्टॉक आपके पास होगा ना, तभी तो इस बीच आपने बेचा, इसलिए हम लोग एड बैक कर दे रहे हैं। और अगर आप कोई खरीद रहे हो तो आप लेस कर दो, क्योंकि 31 मार्च के टाइम आपके पास वो स्टॉक नहीं होगा, आप बाद में खरीदे, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, उल्टा चलते हैं। चलो देखते हैं क्या ऐड होगा क्या लेस होगा। पहले तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट वॉज फाउंड दैट, कि सेल आप तभी रिकॉर्ड करते हो जब आप डिस्पैच करते हो। बोल रहा है क्वेश्चन हमें कुछ इन्फॉर्म दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भैया पता है आप सेल को सेल बुक में कब रिकॉर्ड करते हो। भैया सेल हम लोग कभी भी करते हैं तो उसको तो हम लोग सेल बुक में ही रिकॉर्ड करते हैं, कोई नया बात नहीं है। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि सेल को आप सेल बुक में तभी रिकॉर्ड करते हो जब आप डिस्पैच करते हो, ठीक है। एंड रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल इनवर्ड, तो मतलब पर सेल रिटर्न, तो भैया सेल रिटर्न कभी भी होता है तो आप इसको पता है कब रिकॉर्ड करते हो, जब आपको गुड्स मिल जाता है। और परचेज को आप तब रिकॉर्ड करते हो जब आपको इनवॉइस मिलता है, ठीक है भैया। क्वेश्चन हमें डेटा दिया है, थोड़ा इट वाज फाउंड दैट, कि ये से इससे इस बीच मतलब 31 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक के बीच में आपने टोटल सेल किया 17,200 रुपया का। अच्छा भैया टोटल आपने सेल कितना किया, भैया टोटल मैंने सेल किया 17,200 रुपया का, ठीक है भैया। इस बीच आपने टोटल सेल कितना किया, इस बीच आपने टोटल सेल किया 17,200 रुपये का। हाँ, लेकिन भैया एक बात बता दो, ये सेल में तो आपका प्रॉफिट इंक्लूड होगा, ये सेल में आपका प्रॉफिट इंक्लूड होगा, तो भैया हमें प्रॉफिट हटाना होता है। तब हम बोलते हैं कि एक्चुअल सेल कितना है, क्योंकि देखो जो भी प्रॉफिट या लॉस मेरा जो भी है, हमें क्या कैलकुलेट करना है भैया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो सेल है इसमें तो भैया आपका प्रॉफिट इंक्लूड है। मुझे कॉस्ट पता करना है, कॉस्ट। तो कॉस्ट हम लोग कैसे पता करेंगे, जब भी आप अपना सेल में से प्रॉफिट हटा दोगे आपको अपना कॉस्ट पता चल जाएगा, है ना। तो भैया देखो ना, नीचे हमारा प्रॉफिट का भी डेटा देके रखा है कि भैया प्रॉफिट कितना है, 33.1/3 को हम लोग पता क्या बोलते हैं, 33.33%, बोलते हैं 33.33% ऑन कॉस्ट। तो भैया एक बात बता दो, ये हमें डेटा देके रखा ऑन कॉस्ट, लेकिन हमारे पास क्या डेटा भैया, ऑन सेल। हमें क्या कैलकुलेट करना, ऑन सेल। तो भैया हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दे के रखा है, ऑन कॉस्ट। क्वेश्चन हमें क्या डेटा देके रखा है, ऑन कॉस्ट। लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या है भैया, सेल की। क्वेश्चन हमें डेटा देके रखा है कॉस्ट का, हमारे पास वैल्यू है सेल का। क्वेश्चन हमें देके रखा है 33.33% ऑन कॉस्ट, हम लोग को कैलकुलेट करना है ऑन सेल। तो हम लोग क्या करते हैं, 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33 ऑन सेल, है ना। ये होता है कि नहीं, 33.33 ऑन कॉस्ट, इसका मतलब 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33 ऑन सेल। अब यार क्वेश्चन तो हमें सेल देके रखा है, मार दो 17,200 पे 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33 कितना होता है। हाँ, कितना होता है बता दो, कितना बता दो, लेस कर देते हैं। 17,200 का 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33,
हाँ, इंटू 100, इंटू 100, सॉरी मेरे भाई, इंटू 100 नहीं करेंगे। 17,200 का 17,200 का 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33 कितना होता है भैया? 4,300 रुपया के आसपास होता है। 4,300 रुपया के आसपास आता है आपका, 4,300 रुपया के। दैट मीन 17,200 का चीज में आप 4,300 रुपया करीब कमाते हो, तो आप वो चीज को कितना रुपया में बेच देते हो भैया? 12,900 रुपया में। आपका ये कॉस्टिंग निकल गया। क्या निकल गया भैया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दो? क्या मैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता बोल सकता हूँ? हाँ भैया बोल सकते हो। तभी भी आप अगर सेल में आप अपना प्रॉफिट अगर हटा देते हो, तो वो आपका क्या बन जाता है भैया? कॉस्ट। मैंने जितने का सामान बेचा वो मेरा कॉस्ट है, समझे? अब बस भैया क्वेश्चन ने हमें क्या देके रखा था? क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट देके रखा था ऑन कॉस्ट, लेकिन भैया क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है सेल का, तो मैं ऑन कॉस्ट को ऑन सेल कन्वर्ट कर लेता हूँ। लास्ट दिन हमने सीखा था, ठीक है? तो बताओ तो, अगर हमने सेल किया तो हम लोग क्या करेंगे भैया? ऐड बैक कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे, ऐड सेल्स, है ना? हमने नोट 1 में बना के रखा है। कितने का भैया सेल हम लोग ऐड करेंगे बता दो तो? हम लोग 17,200 का ऐड करेंगे कि 12,900? नहीं भैया, 17,200 में तो मेरा प्रॉफिट इंक्लूड है। मैं अभी पीएल थोड़ी बना रहा हूँ कि मैं अपना प्रॉफिट या लॉस को ऐड बैक करूंगा। भैया अभी तो हम लोग अपना स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्टॉक तो मुझे उसमें कैलकुलेट करना है ना जो मेरा एक्चुअल होगा। इसीलिए भैया हम लोग प्रॉफिट हटा देते हैं, ठीक है? इसलिए हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट हटा देते हैं। लो 12,900 का मैंने सेल को ऐड बैक कर दिया। 12,900 का मैंने क्या किया? सेल को ऐड बैक कर दिया। आगे क्या बोलता है? परचेज बिटवीन इतना से इतना 8,1200। थोड़ा इस बीच आपने परचेज किया 1200 का, इस बीच आपने परचेज किया 1200 का, लेकिन बोल रहा है लेकिन आउट ऑफ दिस, और इतना तो समझ आ गया भैया मैंने 1200 का परचेज किया। भैया इस बीच मैंने परचेज किया 1200 का, ठीक है भैया? 1200 का परचेज किया। अगर मैं परचेज करता हूँ तो मैंने आपको क्या बोला था कि लेस कर दो, तो भैया आप यही कहना चाह रहे हो कि 1200 रुपया मैं लेस कर दूं, ठीक है? आउट ऑफ दिस, बट क्या बोलना चाह रहा है? ये 1200 का जो आपने परचेज किया, 1200 के परचेज में आउट ऑफ दिस 500 रुपया का गुड्स तो मुझे अभी तक मिला ही नहीं, जब तक मैंने स्टॉक लिया। मतलब बुरा, आपने 1200 का भले ही परचेज किया, आपने 1200 का भले ही परचेज किया, लेकिन भैया जो 500 रुपया का स्टॉक है वे आर नॉट रिसीव, अभी तक मुझे मिला ही नहीं है। बुरा, आपने 1200 का परचेज किया, लेकिन 500 का स्टॉक तो अभी तक आपको मिला ही नहीं है, जब तक आपने स्टॉक को परचेज किया। तो मतलब 1200 का आप बोल रहे हो परचेज है, लेकिन 500 का अभी तक तो आपको स्टॉक मिला ही नहीं। दैट मीन्स कि भैया नेट नेट में अभी तक आपने 700 का ही परचेज किया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो? हाँ, टोटल परचेज आपने कितना किया भैया? टोटल परचेज क्वेश्चन ने कहा मैंने तो 1200 का किया, लेकिन भैया बता दो, आप 1200 का परचेज करने से क्या हो गया? आपके स्टॉक में तो आया ही नहीं, है ना? बट 500 रुपया नॉट रिसीव, 500 का गुड्स अमाउंटिंग टू 500 नॉट रिसीव लेस, गुड्स नॉट रिसीव। भैया अभी तक आपको कितना रुपया का गुड्स नहीं मिला? भैया मुझे तो 500 रुपया का गुड्स अभी तक मिला ही नहीं, 500 का तो गुड्स अभी तक मिला ही नहीं। तो आपने एक्चुअल अभी तक इस बीच आपके पास एक्चुअल में सामान कितना एक्स्ट्रा आया? भैया मेरे पास एक्स्ट्रा 700 रुपया का गुड्स आ गया। तो अगर आ गया तो आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। अगर आ गया तो आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। हमने तो यही सीखा है ना? नोट टू, भैया कुछ स्टॉक अगर आपने खरीदा तो आप लेस कर दो। कितना का लेस करोगे? 700 का। 700 का मैं क्यों लेस कर रहा हूँ समझ आ रहा है भैया? हमारा बस यही पर्पस रहता है, अगर मेरे गोडाउन से कुछ सामान गया है तो आप ऐड बैक कर दो, अगर कुछ आया है तो आप लेस कर दो। भैया आप बोल रहे हो ऑन द पेपर कि मैंने 1200 का खरीदा, लेकिन भैया ऑन द पेपर बात करने से क्या हो जाता है? हाँ, ऑन द पेपर बात करने से क्या हो जाता है? 500 का सामान तो अभी तक मेरे पास आया ही नहीं, तो इस बीच मेरे गोडाउन में कितना सामान आया भैया? 700 ही आया, 700 ही आया, है ना? तो मैंने बोला 700 को माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। आगे क्या बोलता है? गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 22, बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4 अप्रैल वाज 1,000। बोल रहा है आपका इनवॉइस बन गया था मार्च में, 1,000 का ऐसा सामान है जिसका इनवॉइस आपका मार्च में बन गया था, लेकिन भैया गुड्स आपको मिला कब? 4 अप्रैल को। भैया मैटर करता है गुड्स आपको कब मिला, समझ रहे हो? हमारा क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है कि भैया किसी टेक्निकल कारण से आपने मार्च में अपना स्टॉक नहीं लिया, तो आप जाके स्टॉक लेते हो 9 अप्रैल को। तो भैया इस बीच हमें खाली एक बात का ध्यान रखना है, मेरे गोडाउन में कुछ सामान आया तो लेस कर देना है, अगर मेरे गोडाउन से कुछ सामान गया तो मुझे ऐड बैक कर देना है, समझो ना? भैया इनवॉइस कभी भी बना हो ठीक है, इनवॉइस कभी भी बना हो ठीक है, लेकिन भैया ये जो 1,000 रुपया का गुड्स है, ये मुझे मेरे गोडाउन में आया कब? भैया मेरे गोडाउन में तो 4 अप्रैल को आया। ये जो गुड्स है मेरे गोडाउन में रिसीव, मेरे गोडाउन में 4 अप्रैल को आया ना, लेकिन हमें तो 31 तारीख तक जाना है।
तो आप 4 अप्रैल में से क्या कर दो, माइनस कर दो। 4 अप्रैल में से क्या कर दो, माइनस कर दो, है ना। गुड्स रिसीव्ड ऑन 4 अप्रैल, जो आपको 4 अप्रैल को गुड्स मिला उसको माइनस कर दो। समझ रहे हो क्यों माइनस कर रहे हैं 1000 रुपया को, 1000 रुपया को क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि भैया इस बीच हमारा यही पर्पस रहता है कि कुछ भी गोडाउन में सामान आया तो आप माइनस कर दो, है ना। इसलिए मैं माइनस कर दे रहा हूँ, क्योंकि 31 मार्च के दिन तो ये हमारे गोडाउन में नहीं था, है ना। इसलिए मुझे माइनस करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो फिगर हमारा दिया है ये तो बाद का फिगर दिया है। अगर ये गोडाउन में रिसीव हुआ तो ये जरूर मेरे 2.5 लाख में ऐड होगा, इसलिए मुझे लेस करना पड़ रहा है। सिंपल सा पर्पस जानू, मेरे स्टॉक गोडाउन में आया, कब आया, 4 अप्रैल को, तो मैं मुझे लेस कर देना है ना, लेस कर देना है। चलो एडलेस करो, एडलेस करो। एडलेस करके मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये आराम से आपके एग्जाम में 4-5 नंबर का आ जाता है। एज ऑन 31 मार्च 2022 कितना, बताओ तो भैया। 2.5 लाख, 2.5 लाख में 12,900 आप एड बैक करोगे, 700 रुपया लेस करोगे, 1000 रुपया लेस करोगे, भैया 2,61,200, 2,61,200, 2,61,200। ये भैया आपका एक्चुअल में स्टॉक था, ये भैया आपका एक्चुअल में स्टॉक था। और भैया हम लोग क्यों उल्टा चलते हैं, आपको कहने का मतलब समझ आ रहा है? कि भैया आप सिंपल सा बात समझो, 2,61,200 आपका 31 मार्च के दिन था। फिर आपका कुछ गुड्स आया तो आप एड बैक करोगे, फिर आपने कुछ सेल किया तो आप लेस करोगे, तो आप यहाँ तक का फिगर में पहुंच जाओगे। क्योंकि हम लोग को पीछे आना रहता है भैया, इसीलिए हम लोग उल्टा चलते हैं। चलो हम लोग एक बार अपने इंस्टीट्यूट के मैटर में चेक कर ले, क्या ये 261,200 मेरा सही आंसर आया? क्या ये 261,200 मेरा सही आंसर आया? देखो 261,200 सही आया होगा, गलत क्यों आएगा, कर रहे हैं तो सही आया होगा। ठीक है भैया, ठीक है। सही आना, सही तो आना ही है, हम लोग तो पूरा प्रोसेस समझ के ही कर रहे हैं। भैया 2 नंबर मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। अब चलो हमारा बचा 3 और 4 नंबर। 3 और 4 जो कि सॉलिड सम्स है। 4 नंबर आपको इंस्टीट्यूट आराम से 7 से 8 नंबर के लिए दे सकता है। जो 4 नंबर हमारा सम्स है भैया, आराम से आपको 7 से 8 नंबर के लिए दे सकते हैं, और आपको स्टॉक ही काउंट करने बोला। चलो हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। जो 4 नंबर है भैया आराम से 7 से 8 नंबर के लिए दे सकता है। और 4 नंबर भैया जो हमारा इंस्टीट्यूट का बुक में आंसर दिया हुआ है थोड़ा टेक्निकल है। चलो देखते हैं कितना सिंपल तरीका से मैं आपको करा पाता हूँ। एकदम सिंपल तरीका से मैं आप लोगों को करा पाता हूँ, ठीक है। 4 नंबर जो पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। चलो 4 नंबर हम लोग करते हैं पहले, फिर हम लोग 3 करते हैं। देखो भैया 4 नंबर में क्या बोला है, 4 नंबर पे क्या बोला है, पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक 23 जून को ही हो गया। आप कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब समझो। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे भैया, हम लोग फिजिकल स्टॉक का वेरिफिकेशन करने में लेट कर रहे थे। अभी तक क्या था भैया, 31 मार्च को मेरा बिजनेस क्लोज हो रहा था, 31 मार्च के दिन मेरा बैलेंस शीट बनता है। तो लेकिन मुझे स्टॉक काउंट करना था 31 मार्च को, लेकिन मैं डिले करके उसको अप्रैल तक ले गया। तो हम लोग को क्या करना था, पीछे आना था। पीछे आने के लिए भैया हम लोग उल्टा चल रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने अपना फिजिकल स्टॉक मैंने अपना फिजिकल स्टॉक 23 जून को ही कर लिया, 23 जून को ही कर लिया। लेकिन भैया मेरे को स्टॉक पता करना है 30 जून का, लेकिन भैया मेरे को स्टॉक पता करना है 30 जून का। मैं यहाँ तक अपना स्टॉक कैलकुलेट कर चुका हूँ, मुझे आगे बढ़ते 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 यहाँ तक जाना है। इस केस में भैया मुझे पीछे नहीं आना, मुझे आगे जाना है। अभी जो हमने 1 नंबर क्वेश्चन किया बस वैसा ही समझ है। बस आप कॉन्सेप्ट समझो, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या था भैया, हमें पीछे आना था। हम लोग क्या किया, हम लोग स्टॉक काउंटिंग करने में हम लोग डिले कर दिए। तो भैया इस बीच क्या था, हम लोग कुछ भी सेल कर रहे थे तो हमें लेस करना हो रहा, ऐड करना हो रहा था। लेकिन हम लोग कुछ भी परचेस कर रहे थे तो हम लोग लेस कर रहे थे, क्योंकि भैया हम लोग उल्टा आ रहे थे। लेकिन ये वाला जो सम्स है इसमें हम लोग को उल्टा नहीं चलना, इसमें हम लोग को सीधा ही चलना है। देखो ना 23 जून को आपको पता है स्टॉक कितना है। अब आगे अगर कुछ आप इस बीच अगर आप कुछ परचेस किए हो तो आप एड बैक कर देना, इस बीच अगर आप कुछ सेल किए हो तो लेस कर देना। एकदम आपको सीधा चलना है। सीधा क्यों चलना है, क्योंकि आप स्टॉक पहले ही काउंट कर चुके हैं, आप स्टॉक पहले ही काउंट कर चुके हैं। लेकिन भैया इसके पिछले वाला क्वेश्चन में आप लोग स्टॉक डिले काउंट किए थे और आपको पीछे आना था, इसलिए सारा कैलकुलेशन हम लोग का उल्टा हो रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस बीच ये जो 7-8 दिन का भी टाइम है, इस बीच अगर आप कुछ भी परचेस कर रहे हो तो आप नॉर्मली एड बैक करोगे, इस बीच अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हो तो आप नॉर्मली लेस करोगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। इतना तो हमें समझ आ गया। द वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज 48 लाख, जो हमारा 48 लाख वैल्यू बता रहा है, कब का बता रहा है, 23 जून का बता रहा है, ठीक है ठीक है।
23 जून का वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 23 जून। दो हजार बाईस भैया 23 जून का आपको स्टॉक का वैल्यू कितना देके रखा है? 48 लाख। कितना देके रखा है? 48 लाख। ठीक है, तो भैया इतना तो आप लोगों को समझ आ गया कि क्वेश्चन हम लोग को एकदम सीधा दिया है, उल्टा हम लोग को नहीं चलना। आप कुछ भी परचेस करोगे तो ऐड कर देना, कुछ भी सेल करोगे तो लेस कर देना, बस। अब देखो, चार एडजस्टमेंट के लिए अगर इंस्टीट्यूट आपको 7 से 8 नंबर दे सकता है तो जरूर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिकी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और आपके एग्जाम में भी 7 से 8 नंबर का इसम आराम से आ सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। बोला द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक बिटवीन इतना से इतना। भैया इस बीच का ट्रांजेक्शन हमें दे के रखा है, तो भैया हमें नॉर्मली चलना है, परचेज हुआ तो ऐड, सेल हुआ तो लेस। बोला आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट वर्थ 2,40,000 वेयर अनसोल्ड। समझो, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें मुझे कंसाइनमेंट में नहीं मिला, इधर मैंने कंसाइनमेंट भेजा था। ठीक है भैया, मैंने कंसाइनमेंट कुछ भी भेजा हो, XYZ मैंने कुछ भी अमाउंट भेजा हो भैया, लेकिन 2,40,000 बाकी सब सामान बिक गया, 2,40,000 का गुड्स अभी तक नहीं बिका। तो आप लोग कहना मतलब समझ लो, 2,40,000 का गुड्स अगर नहीं बिका, नहीं बिका, दैट मीन्स वो आपके फैक्ट्री के गोडाउन में कहीं ना कहीं है। अगर ये 2,40,000 का जो गुड्स है अभी तक सेल आउट नहीं हुआ, दैट मीन्स ये 2,40,000 का गुड्स अभी कभी ना कभी अभी आपकी फैक्ट्री में है। मैं तो ये डील करूंगा। आपने भले ही कोई और को सेल करने के लिए दिया, कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना, कि आप कोई और को देते हो सेल करने के लिए। तो इस केस में मैं एजेंट नहीं हूँ, मैंने कोई एजेंट को पकड़ाया कि भाई आप मेरा सामान ना सेल कर दो, मैंने कोई एजेंट को पकड़ाया कि भाई आप मेरा सामान ना सेल कर दो। पता नहीं उन्होंने कितना सेल किया, लेकिन 2,40,000 का गुड्स अभी भी अनसोल्ड है। 2,40,000 का गुड्स अभी भी अनसोल्ड है। मतलब ये 7-8 दिन के बीच में आपको पता चला कि 2,40,000 का गुड्स तो मेरा अभी भी नहीं बिका। ये 2,40,000 का गुड्स तो अभी भी मेरा नहीं बिका। अच्छा, नहीं बिका मतलब आपके पास ही है, नहीं बिका मतलब आपके पास ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा। नहीं बिका तो क्या करना पड़ेगा आपको? एड बैक करना पड़ेगा। समझे? एड बैक करना पड़ेगा मतलब आपके पास ही है, आपके पास ही है तो आप अपने स्टॉक में ऐड कर दो, क्योंकि अभी तक तो बिका नहीं। ऐड कर दो, एड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अनसोल्ड। समझ रहे हो? गुड्स आपका बिका नहीं मतलब आपके पास ही है, तो आप ऐड बैक कर दो, क्योंकि वो आपके पास ही पड़ा है। कितने का भैया? 2,40,000 का है ना। चलो एक फोटो हमने कर दिया, आगे देखो, आगे आगे। पूरा परचेज ऑफ 4 लाख फेयर मेड। पूरा आपने 4 लाख का टोटल परचेज किया। इस बीच 23 जून से 30 जून के बीच में आपने टोटल 4 लाख का परचेज किया। ठीक है, अच्छा 4 लाख का परचेज किया तो 4 लाख रुपया मैं ऐड कर दूंगा। ओके, लेकिन लेकिन आउट ऑफ विच 1,60,000 का गुड्स डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई। एक बात बता दो, पूरा आपने टोटल 4 लाख का परचेज किया, आपने टोटल 4 लाख का परचेज किया। 4 लाख का परचेज में 1,60,000 का जो गुड्स है, वन जो अभी डिलीवर नहीं हुआ, वो 5 जुलाई में डिलीवर होगा। 5 जुलाई में डिलीवर होगा मतलब मेरा सम्स करने के बाद डिलीवर होगा। ओके, मतलब बचा कुछ ही जो 2,40,000 का गुड्स है वो आपके गोडाउन में तो आ गया ना। एक बात बता दो, आपने टोटल 4 लाख का परचेज किया, 4 लाख में 1,60,000 का गुड्स तो अभी नहीं आया, मतलब 2,40,000 का गुड्स तो आ गया, तो पहले आप उसको एड बैक कर दो। परचेजेस कितने का? परचेजेस भैया 2,40,000। मैं क्यों 2,40,000 ऐड कर रहा हूँ? क्योंकि देखो आपने टोटल परचेज किया 4 लाख, लेकिन 1,60,000 का गुड्स अभी आपको डिलीवर नहीं हुआ, बचा कुछ ही तो डिलीवर हो गया। ठीक है, अब आते हैं 1,60,000। भैया अभी अगर मेरा, बताओ, अभी अगर डिलीवर नहीं हुआ तो क्या हुआ? अभी अगर डिलीवर नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये परचेज में तो काउंट हो गया ना। परचेज में काउंट हो गया मतलब आपके रिकॉर्ड्स में तो आ गया ना। हाँ भैया, रिकॉर्ड्स में तो आ गया, तभी तो क्वेश्चन वर्ड यूज करा परचेज, मतलब वो परचेज में रिकॉर्ड हो चुका है। तो भैया जब अगर परचेज में रिकॉर्ड हो गया तो अभी डिलीवर नहीं हुआ तो क्या हुआ? है तो आपका ही गुड्स ना, है तो आपका ही गुड्स ना। तो आपको गुड्स इन ट्रांसिट करके दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा? गुड्स इन ट्रांसिट। गुड्स इन ट्रांसिट मतलब मेरा ही गुड्स है, अभी आया नहीं लेकिन रास्ते में है। गुड्स इन ट्रांसिट कहने का मतलब है कि रास्ते में है, अभी आया नहीं। कितने का गुड्स भैया? 1,60,000। समझ आया? अभी अगर नहीं आया तो क्या हुआ? है तो आपका ही गुड्स, तो आप उसको गुड्स इन ट्रांसिट करके दिखा दो। 1,60,000 रुपया क्या दिखाओगे? गुड्स इन ट्रांसिट। ये समझ गए? देखो अल्टीमेट में आपका इफेक्ट 4 लाख का ही आया। बस हमने क्या किया, हमने अलग अलग शो किया। 4 लाख का गुड्स आपने परचेज किया था, 1,60,000 अभी नहीं आया। कितना अभी आ गया भैया? 2,40 तो आ गया।
240 आ गया तो हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लिए। बचा कुछ जो नहीं आया, बचा कुछ जो नहीं आया है तो मेरा ही स्टॉक, है तो मेरा ही स्टॉक। एज ऑन 30 जून, एज ऑन 30 जून मेरे को क्या पता है कि गुड्स अभी नहीं आया, अभी 4 दिन बाद आएगा। मतलब आपका गुड्स तो है तो आपका ही गुड्स, अभी नहीं आया तो क्या हुआ? तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? आप उसको गुड्स इन ट्रांजिट बोल के रिकॉर्ड करोगे। कैसे रिकॉर्ड करोगे? गुड्स इन ट्रांजिट बोल के रिकॉर्ड करोगे कि अभी नहीं आया लेकिन है, मेरा ही गुड्स आएगा। ठीक है, चलो इतना क्लियर। 1 और 2 नंबर अगर क्लियर है तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, 3 नंबर में देखो क्या बोलता है। 3 नंबर अगर आप लोग समझ गए तो मजा आ जाएगा। बोलता है आपने टोटल सेल कितना किया? 13,60,000 का। अच्छा, बोला आपने टोटल सेल किया 13,60,000 का, जिसमें से 3,20,000 का गुड्स ऐसा था जो कि आपने अप्रूवल बेसिस से भेजा था। जिसमें कि 3,20,000 का गुड्स ऐसा था जो कि आपने सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस में भेजा था, है ना? तो भैया बचा कुछ ही, बचा कुछ ही आपने नॉर्मल सेल किया, मतलब 13,60,000 में बचा कुछ ही कितना हुआ? नॉर्मल सेल आपने किया। बचा कुछ ही जो 10,40,000 का है वो आपने नॉर्मल सेल किया। मैं तो ये डील करूंगा, है ना? क्वेश्चन को पहले बाइफरकेट करना सीखो। आपने टोटल सेल किया 13,60,000 का। भैया आप टोटल सेल करते हो 13,60,000 का। आप टोटल कितना सेल करते हो? 13,60,000 का। 13,60,000 में इंक्लूड है ऐसा गुड्स 3,20,000 जो कि आप अप्रूवल बेसिस में भेजते हो। ठीक है, अब आपको मैंने अप्रूवल बेसिस का कहानी बताया था कि फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले क्या करते हैं, आपको अप्रूवल बेसिस में सामान देते हैं कि 7 दिन तक कस्टमर के पास राइट है कि वो मुझे सामान रिटर्न कर सकता है ना? तो पता है, जब भी फ्लिपकार्ट वाले आपको सामान बेचते हैं तो वो इमीडिएटली सेल बुक नहीं करते। क्यों नहीं बुक करते? क्योंकि उनको पता है कि सामने वाले कस्टमर के पास 7-8 दिन तक ये राइट है कि वो मुझे सामान रिटर्न कर सकता है। एक बात बताओ, अगर वो पहले सेल बुक कर दे, बाद में आप रिटर्न कर दो, तो इससे अच्छा वो क्या करते हैं? वो वेट करते हैं 7 दिन। 7 दिन तक वेट करते हैं कि कस्टमर रिटर्न कर रहा है कि नहीं। अगर आप 7 दिन तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो उनको पता चल जाता है कि हाँ, कस्टमर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। दैट मीन्स कि जब भी हमारा सेल या रिटर्न पीरियड ओवर होता है उसके बाद कंपनी अपना उसको सेल मानती है। तो हमारे केस में भी भैया 13,60,000 का मैंने टोटल सेल किया, लेकिन मैं इसको पूरा पूरी सेल कैसे मान लूँ? है ना, प्रॉपर सेल तो मैंने अभी तक 10,40,000 ही किया। ये 3,20,000 तो भैया मैंने अप्रूवल बेसिस में भेज के रखा है, इसको मैं अभी तक पूरा सेल नहीं मान सकूँ। इतना समझ आया? चलो ठीक है, आगे क्या बोला? हाफ ऑफ दिस गुड वेयर रिटर्न। अच्छा, बोला ये जो 3,20,000 है ना, 3,20,000 में 1,60,000 हाफ गुड्स रिटर्न आ गया आपके पास। हाफ गुड्स रिटर्न आ गया तो भैया बचा हाफ, बचा हाफ 1,60,000। मतलब बचा कुछ ही गुड्स का नो रिस्पॉन्स, अभी तक आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ, ठीक तो पहला लाइन एकदम क्लियर है। भैया टोटल 13,60,000 का सेल हुआ था, जिसमें से 3,20,000 का मैंने अप्रूवल बेसिस में भेजा था। और भैया बचा कुछ ही मेरा नॉर्मल सेल है। बचा कुछ ही क्या है? मेरा नॉर्मल सेल है ना? बचा कुछ ही क्या है भैया? मेरा नॉर्मल सेल है। ठीक है, मैंने 3,20,000 का गुड्स को अप्रूवल बेसिस में भेजा। बचा कुछ ही मेरा नॉर्मल सेल है। ठीक है भैया, नॉर्मल सेल है। अब ये जो 3,20,000 का गुड्स मैंने भेजा अप्रूवल बेसिस में, उसमें मैंने आपको बताया कि कस्टमर के पास राइट होता है कि वो आपको गुड्स रिटर्न कर सके। तो क्या बोला है, 30 जून तक कस्टमर ने आपको हाफ गुड्स रिटर्न कर दिए। 30 जून तक कस्टमर ने आपको हाफ गुड्स रिटर्न कर दिया। हाफ गुड्स मतलब 3,20,000 में से 1,60,000 का गुड्स आपको रिटर्न आ गया। बचा कुछ का कस्टमर अभी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कस्टमर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब मुझे एक बात बता दो, ये गुड्स अगर रिटर्न आ गया तो ये आपके गोडाउन में आया होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, जिसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या आप उसको सेल मानोगे? नहीं भैया, सेल तो नहीं मानोगे। आप क्या मानोगे? कि गुड्स हमारे गोडाउन में ही पड़ा है। क्योंकि भैया ये तो सेल हुआ ही नहीं, अभी तक कस्टमर ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने आपको बोला ना कि फ्लिपकार्ट वाले कोई भी चीज को सेल करने से पहले 7 दिन तक वेट करेंगे कि कस्टमर रिटर्न कर रहा है कि नहीं। अगर कस्टमर उसको रिटर्न नहीं कर रहा है देन फ्लिपकार्ट वाला उसको प्रॉपर सेल रिकॉर्ड कर देगा। ऐसे ही हमारे केस में भैया टोटल मैंने 3,20,000 का गुड्स को अप्रूवल बेसिस में भेजा था, जिसमें हाफ गुड्स तो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया कि मतलब वो मेरे गोडाउन में आ गया। अब भैया बचा कुछ जो हाफ गुड्स है, मतलब उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बचा कुछ हाफ गुड्स का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है मतलब कस्टमर ने अभी तक एक्सेप्ट किया कि रिटर्न किया, अभी तक कुछ बताया नहीं। तो भैया बताओ, जब तक कस्टमर अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा
जब तक मेरा ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पीरियड जो है ओवर नहीं होगा, क्या मैं उसको सेल रिकॉर्ड कर सकता हूँ? नहीं भैया। दैट मीन्स मैं डिम्ड करूंगा कि अभी भी ये गुड्स मेरे गोडाउन में ही है। मैं क्या डिम्ड करूंगा कि अभी भी मेरे गुड्स ये गोडाउन में ही है, जब तक कस्टमर उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता। ये बात समझ रहे हो? हाफ गुड्स तो भैया जो रिटर्न आ गए वो तो मेरे गोडाउन में है ही, और ये वाला गुड्स अभी अभी मेरे गोडाउन में इसीलिए है क्योंकि कस्टमर ने अभी तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, जिस दिन कस्टमर रिस्पॉन्स देगा मैं मानूंगा कि सेल हो गया, सेल हो गया। तो भैया एक बात बता दो, एक बात बता दो, आप काउंटिंग कर रहे हो 23 जून का, आपको 23 जून का डेटा गिवन है। हाँ, 23 जून का डेटा गिवन है, और आपको पहुंचना है 30 जून तक। हाँ, आपको पहुंचना है 30 जून तक। भैया ये वाला जो गुड्स है 3,20,000, ये 3,20,000 23 जून में भी आपके पास ही था, 30 जून में भी एक तरीके से आपके पास ही तो है। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? भैया ये जो 3,20,000 का गुड्स जो कि आपने अप्रूवल बेसिस में भेजा था, 23 जून में भी आपके पास ही था, सेल थोड़ी हुआ था। हाँ भैया, 23 जून के बाद आपने इसको अप्रूवल बेसिस में भेजा, तो भी ये सेल थोड़ी हुआ है, मेरे गोडाउन में ही तो पड़ा है ना, मेरे गोडाउन में ही तो पड़ा है। दैट मीन्स ये जो 3,20,000 का गुड्स है, इसका नील इफेक्ट, इसको कुछ नहीं करना, हमें जस्ट इग्नोर करना है। इसका नील इफेक्ट, अल्टीमेट में ये गुड्स मेरे गोडाउन में ही पड़ा है, अल्टीमेट में ये गुड्स मेरे गोडाउन में ही पड़ा है। कौन कौन मेरा बात समझ गए? कौन कौन मेरा बात समझ गया भाई लोग? आप लोग बताओ। चलो फिर से मैं आप लोग को एक बार क्लियर कर लेता हूँ, आप लोग को थोड़ा सा मुझे पता है डाउट आ रहा हूँ। शुरू से चलते एकदम शुरू से। भैया टोटल मैंने सेल किया 13,60,000 का, टोटल मैं सेल करता हूँ 13,60,000 का। ओके भैया, 13,60,000 में, 13,60,000 में ऐसा गुड्स है 3,20,000 जिसको क्या आप अप्रूवल में भेजते हो? मतलब 13,60,000 में 3,20,000 का गुड्स को आप अप्रूवल में भेजे, बचा कुछ आप नॉर्मल सेल किए, ठीक है। अब 3,20,000 में का गुड्स मैं अप्रूवल में भेजा हूँ, अब मुझे देखना होगा कस्टमर ने एक्सेप्ट किया कि नहीं। तो पूरा आधा गुड्स तो रिटर्न आ गया, मतलब 1,60,000 गुड्स तो रिटर्न आ गया, बचा कुछ ही का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्वेश्चन कुछ बोला नहीं, हम लोग यही मानेंगे बचा कुछ ही रिस्पॉन्स नहीं। आप कैसे सेल मान लोगे? अपने आप तो आप सेल नहीं मान सकते, मतलब बचा कुछ ही गुड्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। भैया जो रिटर्न आ गया वो तो मेरे गोडाउन में पड़ा है, जो रिटर्न नहीं आया तो क्या आप उसको सेल मान लिए? नहीं भैया, सेल तो नहीं माना, एक तरीके से तो मेरे गोडाउन में ही पड़ा है क्योंकि कस्टमर ने अभी तक एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट कुछ बोला नहीं, है ना। तो अब एक बात बता दो, मतलब 3,20,000 का गुड्स मेरे गोडाउन में पड़ा है। हाँ, आपको आपको क्वेश्चन यहाँ का डेटा दिया था, आपको पहुंचना यहाँ तक है, 3,20,000 का गुड्स आपके पहले तो आपके पास गोडाउन में था ही। हाँ, ये ट्रांजेक्शन होने के बाद भी तो अभी भी आपके पास गोडाउन में पड़ा है, अभी भी तो आपके पास गोडाउन में पड़ा है। हम लोग कब मानते हैं कि मेरे गोडाउन से गुड्स चला गया? जब कस्टमर उसको प्रॉपर सेल एक्सेप्ट कर लेता। कस्टमर ने तो कुछ अभी तक कहा ही नहीं। दैट मीन्स 3,20 का गुड्स पहले भी मेरे गोडाउन में था, 3,20 का गुड्स अभी भी मेरे गोडाउन में है, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो हम लोग इसको एकदम इग्नोर करेंगे। ये 3,20 को तो भैया हम लोग एकदम इग्नोर करेंगे, 3,20 को तो हम लोग क्या करेंगे भैया, एकदम ही इग्नोर कर डालेंगे। 3,20 को क्या कर डालेंगे? एकदम ही इग्नोर। मैंने आपको वर्ड बोला इग्नोर, 3,20 को साफ साफ इग्नोर करो। क्यों इग्नोर करो, समझ गए? कॉन्सेप्ट के साथ चलना। आपको एग्जाम में कुछ सेल का डेटा दे सकता है, लेकिन हमारे जो एग्जाम्पल है हम लोग को इसको कुछ सेल नहीं हुआ, नो सेल, सो इग्नोर। तो क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। तो भैया अभी मेरे मेरा टोटल सेल कितना हुआ? 10,40,000 का। तो समझ गए, इतना बात समझ गए कि ये जो मेरा एडजस्टमेंट है 13,60,000 का मैंने जो सेल किया, 13,60,000 में भैया 3,20 ऐसा गुड्स है जो कि मैंने अप्रूवल बेसिस से भेजा था, जिसको हमें भैया कंप्लीटली इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना। क्या करना है हमें? कंप्लीटली इग्नोर करना है, क्योंकि भैया पहले भी गुड्स हमारे गोडाउन में पड़ा था, अभी भी गुड्स हमारे गोडाउन में पड़ा है, कंप्लीटली हमें इसको इग्नोर करना है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं भैया, हमने तब एक्चुअल में सेल कितना किया? 10,40 का। हमने भैया एक्चुअल में सेल कितना किया? हमने एक्चुअल में सेल कितना किया? नोट नंबर 1 में लिख लेना, 10,40,000। हमारे हिसाब से एक्चुअल हमने सेल कितना किया? 10,40,000 का। ठीक है भैया, हमने एक्चुअल सेल किया 10,40,000 का। लेकिन भैया ये जो आप बोल रहे हो सेल, इससे भैया आपका प्रॉफिट वगैरह इंक्लूड होगा, इसमें आपका प्रॉफिट वगैरह इंक्लूड होगा, तो आप प्रॉफिट वगैरह अगर हटा दोगे तो भैया हम लोग का कॉस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार हम लोग नीचे एक बार देख लेते हैं। बोला भैया गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। अच्छा, नीचे हमारा क्या पूरा है? 25% ऑन कॉस्ट। हमें डेटा देके रखा है 25% ऑन कॉस्ट, आप जानते हो ना, 25/125 ऑन सेल। भैया ये तो हम लोग करना जानते हैं, अगर 25% ऑफ कॉस्ट दे तो हमारा 25/125 ऑन सेल हो जाएगा। आगे भैया क्या बोल रहा है? एक गुड्स था जिसका कॉस्टिंग था 2,40, अब उसको बेच देते हो 1,20। अच्छा, बोल रहा है भैया एक गुड्स था, एक हमारे पास गुड्स था
जिसका भैया कॉस्टिंग था 2,40,000, भैया गुड्स का कॉस्टिंग था 2,40,000, लेकिन भैया आप वो गुड्स को सोल्ड कर देते हो 1,20 में। ये कैसे भैया, एक बात बता दो तो। भैया एक बात बता दो, अभी अभी तो आप बोले आपके बिजनेस का ये पॉलिसी है कि आप जो भी गुड्स बेचोगे 25% का प्रॉफिट में बेचोगे। अभी अभी तो आपने कहा कि भाई हमारे बिजनेस का पॉलिसी है कि मैं जो भी गुड्स बेचूंगा 25% के प्रॉफिट में बेचूंगा, मैं जो भी गुड्स बेचूंगा 25% के प्रॉफिट में बेचूंगा। और अभी आपने क्या किया, एक गुड्स था 2,40,000, जिसको आप लॉस में बेच दिए, जिसको आप लॉस में बेच दिए, एक बात बता दो, जिसको आप लॉस में बेच दिए, दैट मीन्स क्या मैं इसको एबनॉर्मल सेल बोल सकता हूँ? मैं इसको एबनॉर्मल सेल बोल सकता हूँ? एक बात बता दो तो, क्या मैं इसको एबनॉर्मल सेल बोल सकता हूँ? क्या आप अपना इतना भारी लॉस में बेच दिए, 2,40 के गुड्स को 1,20 में बेच दिए? आपको तो 2,40 का गुड्स को महंगा में बेचना चाहिए था, आपने उल्टा क्या किया, 2,40 के गुड्स को 1,20 में बेच दिया। तो भैया हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्चुअल सेल में से एबनॉर्मल सेल को हटा लेते हैं, हम लोग एक्चुअल सेल में से एबनॉर्मल सेल को हटा लेते हैं, है ना। मेरा एक्चुअल सेल था 10,40,000, उसमें से जो 1,20 एबनॉर्मल सेल है आप पहले उसको हटा लीजिए, समझ गए। एबनॉर्मल सेल को भैया पहले हटा लेता हूँ, क्योंकि भैया ये मेरे बिजनेस पॉलिसी का कोई सेल नहीं है, मैं तो इसको सेल बोलूंगा ही नहीं। आप समझ रहे हो, आप एक्चुअल सेल उतना किए, लेकिन भैया उसमें से एबनॉर्मल सेल को आप पहले हटा लो, क्योंकि भैया मैं क्या करूंगा, मैं टोटल सेल में से प्रॉफिट को हटाऊंगा। लेकिन भैया ये 1,20 तो ऐसा सेल है, ये 1,20 तो ऐसा सेल है जिसमें तो आप कुछ कमाए नहीं, उल्टा बल्कि आपका लॉस हो गया, है ना। समझे, इसलिए हम लोग एबनॉर्मल सेल को हटा ले रहे हैं। कितने का सेल है भैया, वो 1,20 का सेल है। कितने का सेल है ऐसा, 1,20 का सेल है। कितने का सेल है ऐसा, 1,20,000 का ऐसा आइटम है, 1,20,000 का ऐसा आइटम है जो कि एबनॉर्मल नेचर का है, इसलिए मैं उसको हटा लिया। अब बताओ आप नॉर्मल सेल कितना की है, अब बताओ आप नॉर्मल नॉर्मल में सेल कितना की है। भैया आप नॉर्मल में 10,40,000 में से, हाँ, 1,20,000 को हटा देते हैं, तो आप नॉर्मल नॉर्मल में 9,20,000 को तो सेल कर दिए। कितना क्लियर है। ये 10,40 कहाँ से आया था, समझे, 10,40 मेरा ऊपर वाले एडजस्टमेंट से आया था। तो टोटल मैंने 13,60 का सामान बेचा, 3,60 का अभी तक अप्रूवल ही नहीं आया, जो कि मेरे गोडाउन में पड़ा है, मैंने आपको बताया था। तो भैया मैं सेल करता हूँ नॉर्मल नॉर्मल में 10,40 का सेल करता हूँ। लेकिन भैया 10,40 में से मैं एक सामान बेचा हूँ 1,20 में, जो कि एब नॉर्मल नेचर का है, मैंने उसको हटा दिया। तो आप नॉर्मल सेल करते हो इतना, अब आपको इसमें से क्या करना है भैया, प्रॉफिट हटाना है। अब आपको इसमें से क्या करना है, प्रॉफिट हटाना है। प्रॉफिट कितना, 25/125 मैंने बोला सेल प्राइस का, सेल कितना है 9,20, है ना। 9,20 में से आप प्रॉफिट हटा दो, समझे 9,20 लाने का पर्पस, क्योंकि मैं 10,40 में से, मैं तो पूरे पूरी 10,40 में मैं प्रॉफिट कमाया ही नहीं। 10,40 में 1,20 तो ऐसा था जो कि मैं लॉस में बेच दिया, तो मैं प्रॉफिट तो 9,20 के ऊपर कमा रहा हूँ। तो 9,20 का 25/125 कितना हो जाता है भैया, 1,84,000, 1,84,000 हो जाता है ना। कितना हो जाता है, 1,84,000, ठीक है। तो आप 9,20,000 में 1,84,000 अगर आप हटा दोगे तो ये आ जाएगा 7,36,000। कितना आ जाएगा, 7,36,000, ठीक है। तो भैया मैं सेल कितना किया, हम लोग सेल को क्या कर देंगे, लेस, लेस सेल। जब भी आप सेल लिखोगे तो आप ना कॉस्ट ऑन गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेंशन कर देना, ताकि टीचर को पता चल जाए कि आपने प्रॉफिट हटा दिया। और भैया ये हमारा क्या होगा, नोट 1 में अगर आप मेंशन करोगे तो टीचर जाके देख पाएगा 7,36,000 का आपने सेल किया। तो चलो मैंने वो माइनस कर दिया, मैंने वो माइनस कर दिया, ठीक है। अब बताओ क्या सम्स खत्म, भैया सम्स नहीं खत्म। आप भूल गए, आप भूल गए, आपके गोडाउन में एक स्टॉक था, आपके गोडाउन में एक स्टॉक था, जो कि स्टॉक का वैल्यू था 2,40 का, बट आप उसको 1,20 में बेच दिए। भैया 1,20 में आप बेचे, प्रॉफिट में बेचे कि लॉस में बेचे, वो तो आपका पीएल जब निकालोगे, प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट जब बनाओगे तब का काम है ना। आप प्रॉफिट में बेचे कि लॉस में बेचे, मुझे अभी उससे मतलब नहीं है। मुझे अभी इससे मतलब है कि आपके गोडाउन से कितना रुपया का गुड्स गया, कितना रुपया का गुड्स आया। तो भैया आपके गोडाउन में जब भी गुड्स रहता है वो तो कॉस्टिंग में रहता है, मेरा बात तो समझ पा रहे हो। भैया गोडाउन में आपका जो भी गुड्स रहता है वो सब तो कॉस्टिंग में रहता है ना। कॉस्टिंग मतलब मेरे गुड्स का जो कॉस्ट था मैं तो उस पर रिकॉर्ड करता हूँ, है ना। तो बताओ मेरे गोडाउन में 2,40,000 का ऐसा गुड्स था ना जो कि आउट हो गया, तो मेरे को 2,40 माइनस करना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर मुझे 2,40 का माइनस करना चाहिए कि नहीं। अब देखो, अब उसमें से एक दो जन बोल रहे हो प्रॉफिट हटाओ, या मैंने तो कॉस्टिंग को आउट करने बोला, ये तो गुड्स एक्चुअली में मैंने लॉस में बेचा है ना। और जितना मैंने लॉस में बेचा मैंने नीचे कंसीडर कर लिया, मैंने उसको कंसीडर कर लिया अब नॉर्मल के नाम पे। अब मेरा कहना ये है, मेरे गोडाउन में एक तो गुड्स था ना, वो गुड्स कितने का था, 2,40 का,
240 का गुड्स मेरे गोडाउन से आउट हुआ है ना, ये 240 का गुड्स मेरे गोडाउन से तो आउट हुआ है, तो मुझे माइनस तो करना पड़ेगा ना, लेस, है ना। क्या लिखोगे, लेस गुड्स वर्थ 2,40,000 वाज सेल ऑन 1,20,000। ये वाला बात समझे। भले ही भले ही आपने एक 20 में बेचा, लेकिन आपके गोडाउन से तो आपका 240 का गुड्स आउट हो गया ना। चलो कैलकुलेट करो, सब हो गया 48 लाख, प्लस में 2,40,000, प्लस में 2,40,000, प्लस में 1,60,000, माइनस में 7,36,000, माइनस में 2,43,000। तो मेरा आंसर आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 44,54,000, है ना। और क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 30 जून 2022। देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 30 जून 2022। ठीक है। आप अपने अगर इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर देखोगे, आपके इंस्टीट्यूट के बुक में जो सजेस्टेड आंसर है, आप उसका सजेस्टेड आंसर से एकदम घूम जाओगे। बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका से किया है, ये आपका एकदम सिंपल तरीका था करने का, जिसमें आपका एक पेज में ही खत्म हो जाएगा। और जो 7 से 8 नंबर का समय आपको टीचर भी 7 से 8 देगा, क्योंकि आपने एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेट किया। 44,64,000। चलो देखते हैं हमने सही किया कि नहीं। एक्चुअली किया तो सही है, गलत क्यों करेंगे। 44,64,000, लेकिन जो इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है, इसमें आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये वाला प्रोसेस अगर समझ गए, जो कि एक्चुअली में देखो बहुत ईजी था, जो कि बहुत लॉजिकल नेचर के था, जो कि बहुत लॉजिकल नेचर का था। ठीक है, ठीक है। देखो ये वाला समझिए हमारा हो गया। जो क्या इंपॉर्टेंट सम्स, आप इसको स्टार मार्क कर लेना, डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना, जो कि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले आपको 2-3 बार ये सम्स देख के जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब भैया जो कि हमारा बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, फिफो लिफो। कोई समसा फिफो लिफो, वो तो फ्री के नंबर थे, है ना। चलो अब हमारा एक सम खाली बचा रह गया 3 नंबर, अगर हम लोग 3 नंबर कर लेंगे तो हमारा टोटल सम्स का काम तो खत्म हो जाएगा, है ना। चलो तब हम लोग 3 नंबर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो एमसीक्यू ट्रू फॉल्स रहेगा, बढ़िया से डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारा खत्म। एक बार मैं यहाँ से आप लोग सब समझ गए ना, नोटिंग कर लिए ना, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को 3 नंबर बेटर समझा। चलिए देखते हैं हम लोग के 3 नंबर में क्या दिया। 3 नंबर है ना, एक टाइप का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो बच्चे रेक्टिफिकेशन किए होंगे वो समझ पाएंगे ज्यादा, और जिन्होंने रेक्टिफिकेशन नहीं किया वो थोड़े डाउट में रह जाएंगे, लेकिन ये तो समझ आ भी जाएगा। व्हाट आर द पीएल अकाउंट ऑफ हनुमान शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। पूरा हमारा जो पीएल है, पूरा जो हनुमान जी का जो भी पीएल है, वो कितना शो कर रहा है भैया, नेट प्रॉफिट शो कर रहा है 6 लाख का। ओके, आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000। पूरा उनका क्लोजिंग स्टॉक भी कितना शो कर रहा है, 3,75,000। ठीक है, हमारा जो पीएल है उसे प्रॉफिट दिख रहा है 6 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है 3,75,000 का। ओके, सबसिक्वेंटली द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन। अब बोला बाद में क्या हुआ, बाद में मान लो एक सीए आए होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट आए होंगे या आई होगी, कोई भी हो, उन्होंने क्या किया, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला, कुछ गलतियां निकाला। ठीक है, कि भैया ऐसा ऐसा गलती है। गलती निकालने के बाद आपको बोलता है कि आप करेक्ट फिगर में बता दो और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बता दो। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बता, आप लोगों को पता ही होगा कि भैया एक बार भी अगर हमारा पीएल बन जाता है, उसके बाद हमारा कुछ गलती निकलता है, तो हम लोग उसके लिए पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते थे। किसको याद है, बताओ, जो जो रेक्टिफिकेशन किए हैं। हाँ, एक बार हमारा अगर पीएल बन जाए, फिर हम लोग को कुछ रेक्टिफाई करना हो, तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट पे करते हैं ना। सबको हम लोग कैसे कर देते हैं, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो वही तो हुआ, 31 मार्च 2022 को बुक्स क्लोज हो गया था, मेरा बुक्स 6 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन स्क्रूटनी करने के बाद कुछ हमारे हम लोग को 4-5 इन्फॉर्मेशन मिला, जो कि गलती होगा, जो कि हम लोग ठीक नहीं किए होंगे। बाद में बोलता है कि आप करेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टॉक बता दो और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बता दो। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, चलो हम लोग कर लेते हैं। लेकिन हम लोग एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कैसे बता पाएंगे, जब हम लोग पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। जब हम लोग क्या बनाएंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। 3 नंबर है ना, तो हमें दो चीज करना है। तो ये चीज समझ आया, जब भी हमारा बुक्स एक बार क्लोज हो जाता है,
उसके बाद अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, और यहाँ पर मैं क्या दिखा देता हूँ, वैल्यू ऑफ स्टॉक, है ना। हम लोग को स्टॉक का वैल्यू भी तो करेक्ट कैलकुलेट करना है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हनुमान, ये वाला सम्स भी आपको 8 से 12 नंबर के लिए आराम से दे सकते हैं। अगर दे दिया तो आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप लोग से आराम से बन जाएगा, और ये टाइम वेस्टेज भी नहीं है बेसिक। पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर से होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज क्रेडिट। यहाँ पर क्या होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वेश्चन ने हमें एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोला है, और बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। हाँ, हम लोग कैलकुलेट करते हैं रीस्टेटेड, क्या लिखते हैं, रीस्टेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक। रीस्टेट मतलब चेंज हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2022। पहले देख रहे थे क्वेश्चन ने हमें क्या क्या बोला, तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए ना कि क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन ने हमें क्या दिया कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना शो हो रहा था, 6 लाख, 6 लाख का मुझे नेट प्रॉफिट शो हो रहा था। तो चलो, हम लोग का जो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट होता है आप उसमें जानते ही हो, खर्चा होगा तो डेबिट करेंगे, इनकम होगा तो क्रेडिट करेंगे। हमारा नॉमिनल अकाउंट का नियम भी यही बोलता था, सारे एक्सपेंस को आप डेबिट कर दो, सारे इनकम को आप क्रेडिट कर दो। तो मेरा इनकम है ना नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट को तो हमें क्रेडिट करना होगा। मेरा 6 लाख का नेट प्रॉफिट शो हो रहा है, कितना का नेट प्रॉफिट शो हो रहा है, 6 लाख का नेट प्रॉफिट शो हो रहा है। कौन कौन मेरा ये वाला है, तो मैंने क्या क्लियर है। अब भैया मेरे को स्टॉक का वैल्यू कितना नजर आ रहा है, 3,75,000 रुपया। तो भैया स्टॉक के लिए तो मैं ये बना रहा हूँ, है ना, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022 कितना शो हो रहा है आपको, भैया 3,75,000 रुपया शो हो रहा है। 3,75,000 रुपया आपको स्टॉक नजर आ रहा है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं अब क्या बोल रहा है। अब आपका क्या, आपको ठीक करने बोला, बोला पहले क्या स्क्रूटनी में मिला, बोला परचेज फॉर द ईयर, बोला आपने परचेज किया था, इंक्लूडेड 15,000, पेड फॉर न्यू ईयर। समझो, बोला आपने परचेज किया था, बोला परचेज में 15,000 रुपया इंक्लूड है, परचेज में 15,000 रुपया इंक्लूड है। क्यों इंक्लूड है, जिसको कि आपने न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के लिए खरीदा था। मतलब ये एक टाइप का एसेट है, ये एक टाइप का एसेट है कि नहीं, एसेट है कि नहीं। आपने कुछ इलेक्ट्रिक आइटम अपने शौक के लिए खरीदा था, आपने मान लो इलेक्ट्रिक आइटम, आपने 15,000 का कुछ इलेक्ट्रिक आइटम अपने शौक के लिए खरीदा था, और आप उसको परचेज में डाल दे रहे हो। क्या ये सही अप्रोच है, क्या ये सही अप्रोच है, नहीं भैया सही अप्रोच तो नहीं है, ये सही अप्रोच तो नहीं है। जो 15,000 का आपने परचेज किया, आप उसको अपने एसेट में डाल दोगे। परचेज 15,000 का जो आप परचेज कर रहे हो, परचेज परचेज में आप अपने एसेट की चीज को डाल दोगे, नहीं भैया एसेट का तो अकाउंटिंग अलग होता है। परचेज तो हम लोग इन्वेंट्री को करते हैं, परचेज मतलब कि एक तरह का खर्चा होता है, परचेज मतलब एक टाइप का एक्सपेंस होता है ना। और अगर आप एसेट वाले चीज को अपने एक्सपेंस में ढुका दे रहे हो, तो मतलब क्या है कि आप अपना एक्सपेंस को बढ़ा के रखे हो। कौन कौन मेरे बात से एग्री है, कौन कौन मेरे बात से एग्री है। आपको लाइन समझ आ गया ना, कि परचेज में 15,000 रुपया वो इंक्लूड है जो कि आपने एक एसेट खरीदा था, एसेट खरीदा था। मतलब परचेज में 15,000 रुपया जबरदस्ती का इंक्लूड है ना। इससे क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंस बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 15,000 को एक्सपेंस से हटा देंगे। हम लोग को क्या करना है, हम लोग रीस्टेटेड बना रहे हैं ना। तो अगर हम लोग ये 15,000 को हटा दिए, अगर हम लोग ये 15,000 को हटा दिए, तो भैया मेरा एक्सपेंस कम हो जाएगा, और अगर खर्चा कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरा इनकम बढ़ जाएगा। कौन मेरे पास से क्लियर है। अगर भैया अगर हम लोग अभी ठीक करना चाहे, तो अगर हम लोग 15,000, अगर हम लोग परचेज में से 15,000 को हटा देंगे, अगर हम लोग परचेज में से 15,000 को हटा देंगे, तो पहले मेरा जो खर्चा बढ़ा हुआ दिख रहा था, अब वो खर्चा कम हो जाएगा। अगर खर्चा कम होगा तो आपका इनकम बढ़ जाएगा, आपका इनकम बढ़ जाएगा। और अगर आपको इनकम बढ़ाना है तो आप बाई साइड लिखोगे, है ना, अगर आपको इनकम बढ़ाना है तो आप बाई साइड लिखोगे, बाई न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, है ना। एकदम ठीक है, 15,000 का।
ठीक है, कौन कौन एग्री है जो मैंने किया? सही है, सही है। बस कुछ नहीं है, बात इतना शॉर्ट है कि पहले मेरा 15,000 का खर्चा ज्यादा बुक हुआ था क्योंकि मैंने एक ऐसे बुका दिया था। पहले मेरा अकाउंट 15,000 का ज्यादा खर्चा नजर आ रहा था, तो अब मुझे क्या करना है, ये खर्चा को कम कर दो। खर्चा कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इनकम ज्यादा दिखने लग जाएगा, है ना? बस वही काम किया। ठीक है, चलो 1 नंबर एडजस्टमेंट तो क्लियर है। 2 नंबर देखते हैं। हनुमान गेव अवे। बोले हनुमान जी ने क्या किया, गेव अवे 40,000 का गुड्स को फ्री सैंपल में बांट दिया। 40,000 के गुड्स को फ्री सैंपल में बांट दिया, जिसके लिए इन्होंने तो कुछ एंट्री नहीं किया। जिसके लिए इन्होंने तो कुछ एंट्री नहीं किया। मुझे बस इतना सा बता दो, मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, इन्होंने एंट्री ही नहीं किया 40,000 का। मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, अगर आप गुड्स को फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप जर्नल एंट्री क्या मारते हो? भैया मैं जर्नल एंट्री ये मारता हूँ, मैं जर्नल एंट्री क्या मारते हो भैया, मैं जर्नल एंट्री ये मारता हूँ, एक तरीके से तो मैंने एडवर्टीजमेंट कर लिया। मैं फ्री सैंपल में बांट रहा हूँ, मतलब मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को इसीलिए क्रेडिट करूंगा क्योंकि मेरा परचेज ये मेरा परचेज करने का पर्पस ये रहता है कि मैं कोई सामान को सेल करूँ। तभी हम लोग परचेज को करते हैं डेबिट। लेकिन यहाँ मैं परचेज से सेल तो नहीं कर रहा, मैं तो परचेज से फ्री में बांट दे रहा हूँ, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परचेज को कम करना पड़ेगा। मतलब मेरा एक्चुअल में एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज होना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया, जो कि आपने नहीं किया, नहीं किया ना, तो भैया अब कर दो, अब कर दो। लेकिन अब हम लोग करेंगे तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करना होगा। इससे भैया पता है इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट क्या आएगा, देखो ना, एडवर्ट डेबिट मतलब मेरा एक टाइप का एक्सपेंस होता है, मेरे को खर्चा बढ़ाना होगा। और भैया परचेज को क्रेडिट किया, क्रेडिट मतलब एक टाइप का इनकम होता है। इससे देखो ना, आपका खर्चा भी 40,000 से बढ़ेगा, इनकम भी 40,000 से बढ़ेगा, अल्टीमेट में नील इफेक्ट आएगा, अल्टीमेट में नील इफेक्ट आएगा। क्या आपके प्रॉफिट में कुछ भी इफेक्ट पड़ा, ये बता दो, क्या आपके प्रॉफिट में कुछ भी इफेक्ट पड़ा? नहीं भैया, प्रॉफिट में, मेरे प्रॉफिट में तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि भैया एक टाइप से मैं अपने खर्चा को भी बढ़ा रहा हूँ, एक टाइप से मैं अपने इनकम को भी कम बढ़ा रहा हूँ। बात तो एक ही है। तो क्या है भैया, एंट्री नहीं मारेंगे? भैया देखो, अगर एंट्री नहीं मारोगे तो एग्जामिनर आपका नंबर काट ले। आइदर आप यहाँ पर टू और बाई दोनों साइड करके दिखाओ, और आइदर अगर आपको नहीं करना है तो आप नीचे नोट लिख दो कि आप ये एंट्री को क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये नहीं इफेक्ट आ रहा है। करेक्ट अप्रोच तो क्या है, करेक्ट अप्रोच तो क्या है कि जैसा है आप एंट्री मार दो, जैसा है आप एंट्री मार दो, है ना? ठीक है, ठीक है। भैया देखो, हम लोग एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि आप ये एंट्री पूरा पूरी करना भूल गए थे, आप ये एंट्री पूरा पूरी करना भूल गए थे, तो आप आपको ये वाला एंट्री कैसे करना पड़ेगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट के थ्रू। आप डेबिट एंट्री भूल गए थे, तो आप क्या एंट्री करोगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, देखो तो ये एंट्री करोगे, है ना? टू पी एल एडजस्टमेंट। और एक क्रेडिट एंट्री भूल गए, तो आप क्या करोगे, पी एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये एंट्री करोगे कि नहीं करोगे, बता दो, ये एंट्री करोगे कि नहीं? भैया हाँ, एक टाइप से मेरे को एक तरीके से अपना खर्चा को बढ़ाना होगा, एक टाइप से मुझे ये करना होगा, ठीक है ना? एक तरीके से आपका खर्चा भी बढ़ रहा है, एक तरीके से आपका इनकम भी बढ़ रहा है। डेबिट मतलब आपका खर्चा होता है, क्रेडिट मतलब आपका इनकम होता है ना? इफेक्ट तो दोनों जगह पड़ रहा है, इफेक्ट तो दोनों जगह पड़ रहा है ना? तो चलो एंट्री कर दो, बाई एडवर्टीजमेंट। डेबिट साइड भी दिखा दो ना, टू एडवर्टीजमेंट। बात एक ही है, बात एक ही है, दोनों साइड आपका इफेक्ट पड़ रहा है ना? आपके ऊपर ऑप्शन है, इधर आप यहाँ दिखा दो दोनों जगह इफेक्ट, और इधर आप यहाँ नहीं दिखा रहे हो तो आप नीचे नोट लिख दो कि क्यों आप दोनों जगह नहीं दिखा रहे। नहीं तो देखो, एग्जामिनर जो भी आपका कॉपी चेक करेगा वो क्या करेगा, आपका नंबर काट लेगा। तो ये एंट्री से समझे, ये एंट्री से मेरा दोनों साइड ही इफेक्ट पड़ रहा है ना? अब आप लोग में से एक दो बच्चे का क्या क्वेरी आएगा कि भैया मुझे ये बता दो, क्या मैं स्टॉक में एडलेस नहीं करूंगा, क्या इससे मेरा कोई स्टॉक में एडलेस नहीं हुआ? देखो, स्टॉक में एडलेस क्यों नहीं हुआ, स्टॉक में एडलेस क्यों नहीं हुआ? आप अगर कुछ भी परचेस करते हो तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको दो एंट्री मारना होगा। सबसे पहले आप कुछ भी गुड्स खरीदे तो आपको उसको परचेज में ऐड बैक करना होगा। लेकिन ये एंट्री के बाद आप परचेज को तो लेस कर रहे हो, ये एंट्री के बाद आप परचेज को तो लेस कर दे रहे हो। मेरा बात समझ रहे हो? आप कुछ भी गुड्स अगर खरीदोगे, मान लो ये 40,000 का गुड्स अगर आप खरीदोगे तो आप परचेज में ऐड बैक किए, दैट मीन्स आपने अपने स्टॉक में क्या किया, पहले ऐड बैक किया। हाँ, लेकिन आप फ्री सैंपल में बांटोगे तो आपको तो स्टॉक में लिस्ट कर देना होगा वापस, इसलिए इसका स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इफेक्ट खाली मेरा पी एंड एल में पड़ेगा, ठीक है? समझ गए, समझ गए?
तो 2 नंबर एडजस्टमेंट भी क्लियर। आओ 3 नंबर। 3 नंबर एडजस्टमेंट मेरे को क्या बोलता है, 3 नंबर एडजस्टमेंट क्या बोलता है, 3 नंबर एडजस्टमेंट बोलता है इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू 2,50,000, 2,50,000 का ऐसा इनवॉइस था, हैव बीन इंटर्ड ऑन 27 मार्च, बट द गुड्स वेर नॉट इंक्लूडेड इन इट। पूरा 2.5 लाख का जो भी इनवॉइस है, जो 2.5 लाख का इनवॉइस है, समझो कहने का मतलब, 2.5 लाख का जो भी गुड्स है उसका इनवॉइस आपके पास आ चुका है, उसका इनवॉइस आपके पास आ चुका है, बस गुड्स आपके पास नहीं आया, बट गुड्स आपके पास नहीं आया, समझो मतलब 27 मार्च को हमारा बुक 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, मतलब उसी के पहले 27 मार्च के, 27 मार्च के दिन का मैं आपको केस बता रहा हूँ। 27 मार्च के दिन का क्या हुआ, हाँ आपके पास इनवॉइस आके पड़ा है, आपके पास इनवॉइस आके पड़ा है, क्या इनवॉइस आपके पास आया, मैं बोल रहा हूँ हाँ इनवॉइस आ गया, क्या आपके पास गुड्स आया, नहीं भैया गुड्स तो नहीं आया, आपके पास इनवॉइस आ गया लेकिन आपके पास गुड्स नहीं आया, आपके पास इनवॉइस आ गया लेकिन भैया आपके पास गुड्स नहीं आया, है ना, केस समझो पहले। हाँ भैया इनवॉइस आ गया इतना क्लियर है, गुड्स नहीं आया इतना क्लियर है, लाइन नहीं बोला, बट गुड्स वेयर नॉट इंक्लूडेड, है ना, गुड्स वेयर नॉट इंक्लूडेड। अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, इनवॉइस आपके पास आ गया, है ना, इनवॉइस तो आपके पास आ गया, लेकिन गुड्स तो अभी तक आपके पास आया नहीं, लेकिन ये इनवॉइस आ गया जिसके कारण मेरा खर्चा बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, जिसके कारण मेरा खर्चा कितना से खर्चा, मेरा एक्सपेंस कितना से बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, भैया मेरा एक्सपेंस 2.5 लाख से बढ़ा हुआ दिख रहा है, कौन कौन मेरे बात से एग्री है, हाँ मेरा खर्चा 2.5 लाख से बढ़ा हुआ दिख रहा है ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़े हो, जो आपका मतलब थ्योरी है चैप्टर 1, उसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आप उसी खर्चे को दिखाना जितना आपका आइटम सोल्ड हो रहा है, जितना आइटम आपका सोल्ड हो रहा है, लेकिन भैया ये तो मेरा आइटम अभी तक सोल्ड ही नहीं हुआ, ये तो सोल्ड ही नहीं हुआ, ये तो बोल रहा है कि आपके पास स्टॉक है बट दिख नहीं रहा, है ना। तो भैया इस एंट्री के कारण क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस में खर्चा भी बढ़ा हुआ दिख रहा है, 2.5 लाख का खर्चा भी बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो गुड्स अभी मैंने सोल्ड ही नहीं किया, बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो भैया मुझे क्या करना होगा, खर्चा को कम करना होगा, भैया खर्चा को कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कौन को मेरे ये बात से क्लियर है। भैया अगर आपके बिजनेस में 2.5 लाख का खर्चा बढ़ा हुआ दिख रहा है तो आपके खर्चा को तो कम करना होगा, खर्चा को कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। चलो ना भैया प्रॉफिट को बढ़ा दो ना, प्रॉफिट को ही बढ़ा दो, इतना क्यों झमेला कर रहे हो, प्रॉफिट को ही बढ़ा दो, प्रॉफिट को ही बढ़ा दो, भाई गुड्स गुड्स के नाम से लिख देता हूँ, 2.5 लाख से भैया अपने प्रॉफिट को ही बढ़ा दो ना, प्रॉफिट को बढ़ा दिया मैंने। अब दूसरा बात भैया, ये गुड्स आपके गोडाउन में होना चाहिए था, ये गुड्स आपके गोडाउन में होना चाहिए था, लेकिन आपके गोडाउन में नहीं है, आपके गोडाउन में नहीं है, तो भैया गोडाउन में एड बैक कर दो ना, एड बैक कर दो ना। क्या लिखोगे, क्वेश्चन ही लिख दो ना, इनवॉइसेस हैव बीन एंटर्ड बट गुड्स, बट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, कितने का, 2.5 लाख का। देखो अब एक दो बच्चे बोलेंगे, एक दो बच्चे बोलेंगे कि भैया ये 2.5 लाख जो गुड्स ऐड नहीं था, गुड्स ऐड कर दिया, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, प्रॉफिट वाला एक बार फिर बता दो, चलो एक बार अलग एंगल में समझते हैं, एक बार हम लोग अलग एंगल में समझते हैं, अलग एंगल में क्या, मान लो हम लोग एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, एक तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर आप दिखाते हो ओपनिंग स्टॉक, यहाँ आप दिखाते हो बाई क्लोजिंग स्टॉक, हाँ यहाँ आप दिखाते हो आपने सेल किया, यहाँ आप दिखाते हो आपने परचेज किया, और यहाँ बचा कुछ ही आपका आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। एक बार मैं रैंडम डेटा डालो, ये मान लो 1 लाख का था, आप परचेज करते हो 20,000 का, आप सेल करते हो 80,000 का, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 70,000 का मान लो, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करके बोलो ना भैया, 80 70 1,50,000 होगा, हाँ यहाँ भी 1,50,000 आना चाहिए, हाँ तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना से आ जाएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 30,000 आएगा, ठीक है। लेकिन ये वाले एंट्री के बाद हम लोग क्या किए, हम लोग 2.5 लाख को पहले स्टॉक में ऐड कर दिए। अगर आप मान लो, अगर आप अपना क्लोजिंग स्टॉक में 2.5 लाख को ऐड कर रहे हो, अगर आप अपना क्लोजिंग स्टॉक को 2.5 लाख में ऐड कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट भी तो 2.5 लाख से बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको कैलकुलेशन एक बार और बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को छेड़छाड़ करोगे कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट में भी इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए ये वाले एंट्री में मैंने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक में भी 2.5 लाख को ऐड कर दिया, और ऊपर में भी 2.5 लाख मैंने प्रॉफिट में भी ऐड कर दिया, क्योंकि इफेक्ट तो यही हो रहा है।
अगर हम लोग अपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे तो मेरा प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे तो मेरा प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसमें हमने क्या किया, दोनों जगह एड बैक कर दिया। ठीक है, चलो तीसरा नंबर भी क्लियर है। आओ चौथा नंबर पे। चौथा नंबर में बोला मार्च 2022 में क्या हुआ, 2 लाख का गुड्स मैंने बेच दिया, डिलीवर भी कर दिया। अच्छा, गुड्स मैंने तब बेचा होगा जब मेरे स्टॉक में होगा, दैट मींस ये स्टॉक का कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में मेरे एड बैक ही था। बट क्या हुआ, मैंने इसको अप्रैल में काउंट कर दिया। अच्छा बताओ, आप अगर सेल करते हो, आप अगर सेल करते हो दैट मीन्स आप अपना इनकम करते हो, है ना। लेकिन ये इनकम कौन से महीने का था, इनकम भैया मेरा मार्च 22 का था। लेकिन आप इसको रिकॉर्ड कब करते हो, भैया मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ अप्रैल 22 में, जिसके कारण भैया मेरा मार्च 22 का जो भी इनकम है वो कम शो हो रहा होगा। आपने मार्च में 2 लाख का सेल किया, लेकिन आप वो सेल को रिकॉर्ड करते हो अप्रैल में, जिसके कारण आपके मार्च महीने का जो इनकम है वो कम नजर आ रहा है। तो आपको मार्च महीने का इनकम को बढ़ाना होगा ना, बाई सेल रिकॉर्ड इन अप्रैल, है ना। आपको ये 2 लाख का जो सेल है, आपको इसको मार्च महीने में दिखाना होगा, तभी तो आपके मार्च महीने का करेक्ट इनकम कैलकुलेट पता चलेगा। रहा बात अब स्टॉक का, भैया स्टॉक का तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक मेरा मार्च में था, मैंने मार्च में सेल सेल किया तो मेरा मार्च में स्टॉक आउट हुआ होगा। बस मेरा इनकम का बात है कि वो सेल रिकॉर्ड हुआ अप्रैल में। ठीक है, चलो लास्ट, यहाँ तक क्लियर है। पूरा गुड्स कॉस्टिंग 75,000, पूरा जो 75,000 का गुड्स था मैंने सेंड किया था, हाँ, सेल और रिटर्न बेसिस में। ठीक है, आप लोग समझ ही रहे हो, मैंने मार्च में सेल और रिटर्न बेसिस में भेजा था, सेल और रिटर्न बेसिस में भेजा था। कितने का गुड्स भेजा था, ये गुड्स का कॉस्टिंग था, गुड्स का कॉस्टिंग था 75,000, 75,000। अब भैया मैं उसमें मार्जिन कितना ऐड करता हूँ, भैया देखो ना, मार्जिन बोल रहा है, मार्जिन बोल रहा है 33.33% ऑन कॉस्ट, कॉस्टिंग पे ये ऐड करने बोल रहा है। तो आप लोग करो ना, 75,000 पे 33.33% कितना होता है भैया, अप्रोक्स 25,000 रुपया आता है, अप्रोक्स 25,000 रुपया आता है। तो अल्टीमेट में मैंने उसको कितना का कस्टमर को भेजा, 1 लाख। भैया अगर सब कुछ ठीक रहता, सब कुछ ठीक रहता, अगर अप्रूवल आ जाता तो मैं ये 1 लाख को पूरा पूरी सेल मान लेता। लेकिन भैया आगे क्या बोल रहा है, अप्रूवल अप्रैल में आया। अरे अप्रूवल कभी भी आए, क्या मेरा क्वेश्चन है, क्या मार्च में अप्रूवल आया, क्या मार्च में अप्रूवल आया, द आंसर इज नो। मार्च में तो अप्रूवल नहीं आया, मुझे मार्च से मतलब है, अप्रूवल भले ही अप्रैल में आया, क्या मार्च में अप्रूवल आया, नहीं भैया मार्च में तो अप्रूवल नहीं आया, है ना। और आप इसको क्या कर लिए, आप इसको मार्च में सेल बुक कर लिए, आप इसको मार्च में सेल बुक कर लिए। भैया मार्च का अगर हम लोग कंडीशन बताए, मार्च में तो अप्रूवल ही नहीं आया, और अगर अप्रूवल नहीं आया तो हम लोग क्या डील करते हैं कि ये गुड्स मेरे गोडाउन में ही पड़ा है ना। अगर अप्रूवल नहीं आया तो हम लोग क्या डील करते हैं कि ये गुड्स मेरे गोडाउन में ही पड़ा है। अप्रूवल अप्रैल में आया तो सेल अप्रैल में बुक होना चाहिए, आप मार्च में कैसे सेल बुक कर लिए, मार्च में तो ये गुड्स आपके गोडाउन में ही पड़ा है, मार्च में तो ये गुड्स आपके गोडाउन में ही पड़ा है, और आप मार्च में सेल बुक कर लिए, मतलब गुड्स को आउट दिखा दिए, नहीं भैया। एड बैक कीजिए, एड बैक कीजिए, एड बैक कीजिए, आप अपना पहले स्टॉक में एड बैक कीजिए। स्टॉक में कितना ऐड करोगे भैया, कॉस्टिंग हम लोग ऐड करते हैं ना स्टॉक में, हमारा कॉस्टिंग था 75,000। आप पता है क्या किए, आप उसको मार्च का सेल में दिखा दिए, मार्च का सेल मतलब आपका स्टॉक भी चला गया, आप तो ऐसे ही मान लिए, लेकिन भैया हमारा स्टॉक तो अप्रैल में गया ना, मार्च में तो हम यही मानेंगे हमारे गोडाउन में पड़ा है ना। तो हम लोग कॉस्टिंग कॉस्टिंग को ऐड बैक कर दिए। अब भैया हमारा रहा बात पीएल का, रहा बात पीएल का, आपका पीएल, आपका इनकम मार्च महीने में 25,000 से ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि आप तो उसको मार्च महीने में सेल मान लिए। आपका जो इनकम है, 25,000 का इनकम ज्यादा नजर आ रहा है, तो कि नहीं है। आपको अपने इनकम को कम करना है, इनकम को कम करना है मतलब खर्चा में बढ़ा दो, है ना, खर्चा दिखा दो। ठीक है, 25,000 का, किस किस को मेरा बात समझ आ गया। भैया हम लोग स्टॉक में इसलिए ऐड किए क्योंकि वो मेरा मार्च महीने का सेल ही नहीं था। आप मार्च महीने में तो गुड्स आपके गोडाउन में ही है, तो आपके गुड्स कितना गोडाउन में भैया, 75,000 का गुड्स मेरे गोडाउन में, 75,000 का जो कॉस्टिंग होता है। अब रहा भैया, आप क्योंकि उसको मार्च में सेल दिखा दिया, दैट मीन्स आपका जो भी मार्च का प्रॉफिट है 25,000 से ज्यादा दिख रहा होगा, आपको उसको कम करना है ना। प्रॉफिट को कम करना है तो खर्चा बढ़ा दिए 25,000 से, बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन सारा एडजस्टमेंट हो गया। चलो अब देखते हैं, हम लोग क्लोजिंग क्लोज कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। समझ आ गया।
कोई भी डाउट हो कॉल मैसेज आराम से करो। देयरफॉर रीस्टेटेड, रीस्टेटेड लिख देते हैं क्योंकि दोबारा कैलकुलेट हुआ है ना वैल्यू ऑफ स्टॉक। देखा कितना गलती था। 31 मार्च 2022। भैया 31 मार्च 2022 के दिन मेरा प्रॉपर स्टॉक कितने का था? 3,75,000 प्लस में 2,50,000 प्लस में 75,000 या 7 लाख रुपया का मेरे पास स्टॉक था। 7 लाख रुपया का मेरे पास स्टॉक था। ठीक है। अब भैया बात आते हैं, इसको भी क्लोज कर दो, पी एंड एल एडजस्टमेंट को भी आप क्लोज कर ही दो तो चलो क्लोज कर देते हैं। इस साइड कम पड़ेगा, डेबिट साइड कम पड़ेगा, देख के लगा। कैलकुलेट करो। 6 लाख प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2 लाख, यहाँ हो रहा है 11,05,000, यहाँ भी आएगा 11,05,000। तो बचा कुछ ही रहेगा। तो नेट प्रॉफिट, हम लोग को एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला था ना। एडजस्टेड कितना हो गया? 11,05,000 में से 40,000 गया, 25,000 गया, या 10,40,000 है ना। तो आप लोग समझ गए। यही नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लोगे तो क्रेडिट साइड दिखेगा। तो आपका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट दिख रहा है 10,40,000 और आपका स्टॉक का वैल्यूएशन दिख रहा है। स्टॉक का कितना वैल्यूएशन दिख रहा है? 7 लाख। चेक कर लेते हैं, 10,40,000 7 लाख होगा तो करेक्ट ही। कहाँ गया कहाँ गया? 10,40,000 7 लाख। चलो एकदम सही। हमने मजे में हमारा जितना सम्स था हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। जैसा कि आप सभी से वादा किया था, एक एक सम्स हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। 1 2 3। ठीक है। समझ आ गया? नहीं समझ आने से कहीं पर भी फंसोगे, कुछ भी फंसोगे, कॉल करो, मैसेज करो, जब इच्छा करो। एनी टाइम मैं आप लोग के लिए फ्री हूँ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। असू अग्रवाल, एनी टाइम आप लोग कॉल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो मैसेज कर सकते हो कि भैया यहाँ ऐसा क्यों हुआ, वहाँ कैसे हुआ। अब बार बार बता रहा हूँ क्योंकि देखो मैं टीच कर रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे से कुछ गलती नहीं हो सकता है लेक्चर के टाइम मेरे से भी कुछ गलती हो फ्लो फ्लो में। तो प्लीज़ आप लोग का ये ड्यूटी है कि आप लोग एज ए स्टूडेंट आप लोग भी मेरे को गाइड करो कि भैया नहीं आपसे ही गलती हुआ। मैं जरूर एग्री करूंगा। टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, बार बार क्या कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। मैं अगर टीच कर रहा हूँ दैट मीन्स कि मैं दोबारा एक चीज़ों को समझ रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग का भी काम है कि आप लोग भी प्लीज़ मेरे को जरूर वो करना। बस प्लीज़ जज मत करना कोई कि भैया गलत करा रहे थे, वो गलती होता है, गलती इंसान से ही होगा, मेरे से भी गलती होगा। आदमी गलती सीखते सीखते करता है। बस आप लोग अगर हो सके, अगर आप लोग को मेहनत अच्छा लग रहा है, मैं इतना टेस्ट वगैरह ले रहा हूँ, अगर आप लोग से हो सके मेहनत ठीक लग रहा है, आप लोग बस मुझे और सजेशन इंप्रूवमेंट दे सकते हो कि भैया आपका लेक्चर में मुझे ये चीज़ कमी लग रहा है, आपको ये चीज़ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, मैं जरूर करूँ। ठीक है। बाकी चलो कुछ भी नहीं समझ आए तो जरूर कॉल करना। चलो भैया हम लोग अपना ट्रू फॉल्स करके खत्म कर लेते हैं, बहुत बातें हो गई, बहुत बातें हो गई, ट्रू फॉल्स करके लेते हैं। ठीक है। चलो ट्रू फॉल्स। देखो ट्रू फॉल्स करने से पहले मैं आप लोगों को दो चीज बता दूं। एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, मैंने आपको छुड़ा के रखा है, मुझे याद है। हम लोग को करना है तो 100% करना है, ऐसे आधा अधूरा। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहाँ गया? एक तो देखो क्या होता है, हमारा दो चीज होता है, एक बार ये भी समझ लो, या फिर ट्रू फॉल्स में काम आएगा। ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है? हाँ भैया देखो एक्चुअली दो टाइप के बिजनेस होते हैं, दो टाइप के बिजनेस होते हैं। मान लो मैं क्या दे रहा हूँ, एक मान लो किराना शॉप। किराना शॉप आप लोग जानते हो? किराना शॉप, भैया किराना शॉप आप लोग जानते हो? किराना शॉप मतलब जो, मतलब वो आटा, दाल, राइस, बेसन जो बेचते हैं ना, मोदी खाना का दुकान बहुत लोग बोलते हैं वो वाले। भैया बताओ वो शॉप, वो दुकान वाले भी तो इन्वेंट्री रखते हैं, के गोडाउन में भी, उनके दुकान में भी जितना सारा है वो भी तो इन्वेंट्री है। लेकिन भैया बताओ वो तो कभी ऐसा हिसाब नहीं करते, वो तो कभी हिसाब नहीं करते, वो तो हमें देते हैं, रुपया लेते हैं, रख लेते हैं। तो बताओ वो पता है अपना स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं? उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डेली डेली प्रॉपर काउंटिंग कर पाए। तो पता है वो तो बस महीने के एंड में
वो तो मतलब एक पीरियड में स्टॉक आते हैं, काउंट करते हैं, महीने के एंड में बस खाली क्या देखते हैं कि शुरुआत में शुरुआत में मैंने 1000 kg आटा खरीदा था। वो बस इतना चीज जानते हैं, शुरुआत में मैंने 1000 kg आटा खरीदा था। हाँ, फिर मैंने बीच में और परचेस किया होगा, फिर एंड मैंने टोटल सेल इतना किया, तो मेरे पास बस इतना का स्टॉक होना चाहिए, बस वो एक ही बात जानते हैं। वो इतना टाइम टू टाइम कैलकुलेशन करने नहीं जाते, है ना। तो छोटे मोटे शॉप जो होते हैं वो इतना प्रॉपर कैलकुलेशन करने नहीं जाते, वो बस इतना जानते हैं शुरुआत में मेरे पास इतना था। वो बस क्या जानते हैं, शुरुआत में मेरे पास ओपनिंग इन्वेंटरी इतना था, मैं कुछ परचेस करता हूँ, बचा कुछ ही मैं सेल कर देता हूँ, तो मेरे पास बस क्लोजिंग कितना होना चाहिए, बस वो इतना ही जानते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं जानते। जबकि भैया परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में बड़े बड़े आप लोग मॉल में जाओगे, तो आप लोग मॉल में जब अपना बिलिंग कराते हो, बिलिंग कराते टाइम आप लोग देखते हो ना, वो लोग स्कैन करते हैं, जैसे ही वो लोग स्कैन किए वो लोग का स्टॉक आउट हो गया, है ना। तो वो होता है भैया परपेचुअल। परपेचुअल में क्या होता है, तो देखो पीरियोडिक एंड इन्वेंट्री में, पीरियोडिक में क्या होता है, हम लोग एक पीरियड के टाइम हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन से पता करते हैं, अच्छा हमारे पास इतना है। हम लोग क्या करते हैं, एक एक महीना बाद, दो दो महीना बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू पता करते हैं, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास इतना है। लेकिन बड़े बड़े कंपनी क्या करते हैं, बुक में टाइमली पूरा रिकॉर्ड करते रहते हैं, बुक में क्या करते हैं, पूरा टाइमली रिकॉर्ड करते हैं, जब उसका स्टॉक आया, जब उसका स्टॉक गया। तो वो होता है हमारा परपेचुअल सिस्टम। पीरियोडिक और परपेचुअल मतलब समझ रहे हो। पीरियोडिक में क्या बोलता है, दिस सिस्टम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट पर्टिकुलर डेट। पीरियोडिक में हमें बस इतना पता रहता है कि मेरा गुड्स कब आया, कब गया, मैंने कब सेल किया। हाँ, ठीक है। बल्कि मुझे एवरी ट्रांजेक्शन के बाद नहीं पता रहता, बस मुझे ओपनिंग प्लस परचेज माइनस पूरे महीने मैंने कितना सेल किया, बस मुझे इतना पता है। पर जबकि अगर परपेचुअल में क्या होता है, आपको कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन पता रहता है, हर एक परचेज सेल के बाद आपको पता रहता है ना। पीरियोडिक में क्या होता है, दिस सिस्टम डिटरमाइन यूजुअली एंड टेक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। और कौन सा आपका सिंपल है, कॉस्टली है, वो तो साफ टू साफ पता चला है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं समझ। ठीक है, तो चलो हम लोग अपना ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं भैया। कितना ट्रू फॉल्स है, 18 ट्रू फॉल्स है और 14 एमसीक्यू है। ओके, तो है, चलो ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स हमारा क्या बोल रहा है, पूरा इन्वेंट्रीज आर स्टॉक ऑफ गुड। पूरा इन्वेंट्री वो स्टॉक होता है, गुड्स एंड मटेरियल दैट आर मेंटेन मेनली फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। और आप इन्वेंट्री को क्यों रखते हो, रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए, कैसा बात कर रहे हो भैया। और आप इन्वेंट्री को रखते हो रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए। सर रेवेन्यू मतलब सेल, एक बात याद रखना है, रेवेन्यू मतलब सेल, मैं इनकम का बात नहीं कर रहा, सेल। रेवेन्यू मतलब होता है सेल। जब आप रेवेन्यू में से प्रॉफिट को हटा देते हो, तो वो होता है आपका इनकम होता है, ठीक है। लेकिन जब भी बढ़ते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब समझना सेल, तो आप इन्वेंट्री को क्या रखते हो, इन्वेंट्री को क्या फिक्स एसेट की तरह यूज करने के लिए रखते हो, नहीं भैया, इन्वेंट्री को तो हम लोग रेवेन्यू जनरेशन सेल के लिए रखते हैं। क्वेश्चन एकदम सही बात बोल रहा है, टू मारो इसको। ठीक है, आगे क्या बोलता है, अ बिल्डिंग इज कंसिडर्ड इन्वेंट्री इज अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। मैंने आपको बोला था ना कि हो सकता है कि जो चीज किसी के लिए इन्वेंट्री अदर्स के लिए होना हो, जैसे मान लो नॉर्मल बिजनेस, हमारे लिए बिल्डिंग क्या होगा, या हमारे लिए बिल्डिंग तो एक फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट है कि हम लोग इसको, हम लोग बिल्डिंग खरीदते हैं, बहुत सेविंग्स के साथ खरीदते हैं। और हम लोग बिल्डिंग इसीलिए खरीदते हैं ताकि हमारा हम लोग उसको लॉन्ग टाइम यूज कर पाए। लेकिन भैया एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, एक मान लो एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए तो डे टू डे एक्टिविटी है, इसके लिए तो डे टू डे एक्टिविटी है कि वो बिल्डिंग परचेस करेगा, सेल करेगा। इसके लिए तो डे टू डे एक्टिविटी है कि वो बिल्डिंग पहले परचेस करेगा, परचेस करने के बाद सेल करेगा। तो बताओ, तो वो उसको फिक्स एसेट थोड़ी दिखाएगा। तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए तो बिल्डिंग उसका तो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है तो ट्रू। ठीक है, देखो कोई चीज इन्वेंट्री किसके लिए है किसके लिए नहीं है, डिपेंड करता है उसके बिजनेस लाइन पर, डिपेंड करता है बिजनेस लाइन पर। जैसे मान लो हम लोग मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल हम लोग के लिए मान लो फिक्स एसेट होता है कि हम लोग 2-3 साल तो यूज करते हैं। लेकिन मान लो एक मोबाइल कंपनी है, उसके लिए मोबाइल इन्वेंट्री है, डिपेंड करता है कि कौन सा लाइन ऑफ बिजनेस है। ठीक है, आगे बोलता है, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कैरिंग कॉस्ट लेस परसेंटेज। ये कैसा बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इन्वेंट्री को हम लोग कैसे वैल्यू करते हैं पता है, कॉस्ट पे, जैसे जैसे उसका वैल्यू डिक्रीज होते रहता है। अरे फिक्स एसेट थोड़ी है, डिप्रिसिएशन लगाएंगे, इन्वेंट्री का तो हमारा एक ही फॉर्मूला था, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अरे थे ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, हमारा तो इन्वेंट्री का एक ही फॉर्मूला है। या कौन सा फॉर्मूला बता रहे हो, गलत है। पूरा मैनेजमेंट हैज डेली इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। पूरा फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम में मैनेजमेंट के पास डेली इंफॉर्मेशन रहता है। नहीं भैया, हम लोग तो पढ़े परपेचुअल, एक तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है ना, हम लोग तो दो मेथड सीखे हैं, एक होता है हमारा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, एक होता है परपेचुअल।
पीरियोडिक में क्या होता है, आप एक टाइम के बाद आपको पता चलता है, आप एक टाइम के बाद आप जाते हो देखते हो हाँ हमारे पास इतना स्टॉक है, क्योंकि परपेचुअल में क्या रहता है, आपके पास डेली स्टॉक रहता है। तो भैया ये भी फॉल्स है। मैनेज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में ये वाला केस होता है। जब परपेचुअल इन्वेंट्री वाला केस होता है उस केस में हमें पता चलता है, उस केस में मैनेजमेंट को पता चल जाता है, डेली उसके पास रिकॉर्ड रहता है। 5 नंबर क्या बोल रहा है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज मोर सुटेबल टू स्मॉल एंटरप्राइज। एकदम करेक्ट है। जो छोटे छोटे दुकानदार है वो लोग क्या डेली डेली अपना स्टॉक कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं भैया, उनके पास उतना मशीन नहीं रहता। जबकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं उनके पास तो मशीन रहता है, जैसे मॉल, वो एकदम स्कैन करके बता देते हैं हाँ आज इतना स्टॉक आया इतना स्टॉक आया। स्मॉल वाले के लिए तो पीरियोडिक ठीक है कि वो एक टाइम के बाद दिखे। ठीक है। उसके बाद बोलता है व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री इज ओवर स्टेटेड। मतलब जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाते हैं तो मेरा नेट इनकम अंडर, नेट इनकम कम जाता है। अरे अभी अभी तो आपको 4 नंबर एडजस्टमेंट के साथ मैंने कराया था। अभी अभी तो मैंने आपको एक ठोक कराया था ना। अभी अभी तो एक सम किए थे ना। कौन से सम किए थे मेरे भाई? अभी तो कहाँ चला गया? अभी तो किए थे। अभी जो किए थे उसमें मैंने आपको दिखाया था ना ट्रेडिंग अकाउंट बना के, कि कभी भी अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाता है, कि कभी भी अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाने के साथ, बढ़ जाने से मेरा क्या हो जाता है, मेरा नेट इनकम बढ़ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ता है तो मेरा नेट इनकम बढ़ता है, ये तो पूरा नेट इनकम आपका कम जाता है, ऐसा थोड़ी है। फॉल्स फॉल्स। ठीक है। अब ये फॉर्मूला देके रखे हैं भाई जी। भाई जी बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है, चलो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग करते हैं ना। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट भी मान लो होता है। फिर मान लो हम लोग यहाँ सेल, लेकिन हम लोग जो भी सेल हम लोग कॉस्ट पे मान लो रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे सेल में से प्रॉफिट हटा देंगे तो कॉस्ट ऐसे ही होता है। अब हम हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, कैसे निकालें? मान लो हम लोग को सबका फिगर दिया है, तो भैया आप लोग सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक में परचेज को ऐड करो, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करो, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सेल, कहने का मतलब है सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, सेल को माइनस कर दो तो आ जाएगा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग तब निकालेंगे जब हम लोग ओपनिंग में परचेज ऐड करेंगे, एक्सपेंस ऐड करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस करेंगे, ना कि ऐड करेंगे। सेल को लेस करोगे तभी ना आएगा। फॉल्स। बोला कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड कंप्राइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। अरे फॉल्स है, खाली ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज थोड़ी आता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी तो आता है, अदर कॉस्ट भी तो आता है। हम लोग पढ़े थे ना, ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज आता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आता है, फिर अदर कॉस्ट भी आता है। ये तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ परचेज का बात बोल रहा है, फॉल्स है। फिर बोला इन्वेंट्री बाई प्रोडक्ट। देखो बाई प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होता है, बाई प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होता है, मान लो वर्क इन प्रोसेस आपका, वर्क इन प्रोसेस एक इन्वेंट्री होता है ना, ठीक है। आपका मान लो आपका मशीन में एक वर्क इन प्रोसेस चल रहा है, कुछ मटेरियल बन रहा है ना। बनते बनते कुछ आपका साइड में कुछ बाई प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बन गया। जो बाई प्रोडक्ट आपका ऑटोमेटिकली बन गया, आपका मोटिव नहीं था वो बनाने का, आपका अचानक से वो प्रोडक्ट बन गया। जैसे मान लो क्या है ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ा यूजलेस एग्जांपल है। मान लो हम लोग पेन बना रहे थे, तो मशीन में पेन बनते बनते ना साइड से जो स्क्रैप ऑटोमेटिकली बनता है, उसका भी भैया बाजार में वैल्यू है, मैं उसको भी बेच सकता हूँ। हाँ। तो भैया बताओ, जो साइड में जो कचरा निकला उसका, मैं उसको बाजार में बेच सकता हूँ, हाँ। तो उसको हम लोग कहते हैं बाई प्रोडक्ट। जो आपका बनाने का मोटिव नहीं था, ऑन द प्रोसेस वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ऑन द प्रोसेस जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो भैया वो बाजार में अगर बिकेगा तो वो भी एक, उसका भी कुछ वैल्यूएशन होगा। तो बड़ा आप उसको वैल्यू कैसे करोगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू में। हाँ भैया, इसको तो हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू में, हम लोग तो कॉस्ट और एनआरवी किसी में भी कर सकते हैं। अगर आपका बाई प्रोडक्ट बनाने का आपका कुछ रुपया खर्च हुआ है तो आप कॉस्ट में कर लो। अगर ये बाई प्रोडक्ट बनाने का आपका कोई खर्चा नहीं लगा तो आप एनआरवी में कर लो। लेकिन ये बोलता है आप इसको एनआरवी में करोगे जब आपको कॉस्ट डिटरमाइन हो। अरे ये कैसा बात है भाई, अगर आपको कोई चीज का कॉस्ट पता है तो आप क्यों एनआरवी में उसको रिकॉर्ड करोगे, बता दो तो। क्वेश्चन आपको बोल रहा है जो बाई प्रोडक्ट है, अब सिंपल बात है ना, जो बाई प्रोडक्ट का अगर आपको कॉस्ट पता है तो आप कॉस्ट में रिकॉर्ड करो, अगर आपको एनआरवी पता है तो आप एनआरवी पे करो। लेकिन भैया कॉस्ट हम लोग एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे जहां पर आपको कॉस्ट पता है। अरे कॉस्ट पता है तो हम लोग एनआरवी पे क्यों रिकॉर्ड करेंगे कोई चीज को? ठीक है। हाँ, इन्वेंट्री करते टाइम हम लोग कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करते हैं, लेकिन यहाँ मेरा बाई प्रोडक्ट का बात हो रहा है। ठीक है। चलो रिकॉर्ड भी ठीक ठाक हो रहा है। आगे क्या बोल रहा है, एबनॉर्मल अमाउंट। मैंने आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल दो चीज बोला था। नॉर्मल चीज क्या हो जाता है, नॉर्मल, नॉर्मल लॉस जो भी मेरा होता है वो इन्वेंट्री के अमाउंट पे एब्जॉर्ब, मतलब इन्वेंट्री के अमाउंट पे ऐड बैक हो जाता है।
जबकि भैया जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो इन्वेंट्री में एब्जॉर्ब नहीं होता, हमें हटा देना होता है। तो पूरा एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर, कुछ भी हो, आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। नहीं भैया, फॉल्स। नॉर्मल चीज, नॉर्मल लॉस जो मेरा होता है वो मेरे इन्वेंट्री में ऐड होता है, एबनॉर्मल लॉस थोड़ी मेरे इन्वेंट्री में ऐड होता है। ठीक है। बाय बाय क्यों लिखा आगे? पूरा परपेचुअल, पूरा परपेचुअल सिस्टम रिक्वायर क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। अरे फॉल्स। परपेचुअल में तो डेली मेरा इन्वेंट्री काउंट होते रहता है, ये तो पीरियोडिक इन्वेंट्री है जिसमें मैं क्या करता हूँ, बिजनेस को बंद करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ अच्छा मेरे पास इतना स्टॉक बचा है बस। ये तो पीरियोडिक में होता है, परपेचुअल में तो डेली काउंट होते रहता है ना। पूरा पीरियोडिक इन्वेंट्री इज अ मेथड ऑफ ascertaining इन्वेंट्री बाय टेकिंग एन एक्चुअल फिजिकल काउंट। यस, ट्रू ट्रू। पीरियोडिक में क्या होता है, पीरियोडिक में क्या होता है, पीरियोडिक में आप इन्वेंट्री को एक्चुअल जाके फिजिकली वेरिफिकेशन काउंट करते हो, फिजिकल काउंट करते हो जाके। आप फिजिकल जाते हो तो आपको पता चलता है अच्छा मेरे बिजनेस में इतना आता है, ठीक है इतना है, इतना ही मेरा है क्लोजिंग। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर सिंपल एवरेज प्राइस मेथड इज मोर रियलिस्टिक एज कम्पेयर टू लिफो। भैया सिंपल एवरेज में क्या कर रहे थे हम लोग सब परचेज पर यूनिट का एवरेज कर दे रहे थे, याद है, और उसको क्लोजिंग से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। बोला भैया वो लिफो से रियलिस्टिक है। भैया देखो लिफो से तो रियलिस्टिक ही है, लिफो तो एकदम बेकारी कॉन्सेप्ट है। लिफो में क्या होता है, जो इन्वेंट्री हम लोग पहले खरीदे वो आपके गोडाउन में पड़ा ही रहेगा, कभी बिकेगा ही नहीं, लिफो का ये कहना है, ऐसा थोड़ी होता है। 14 नंबर, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज सोन ऑन द एसेट साइड इज फिक्स एसेट। भैया स्टॉक हमारा फिक्स एसेट होता है कि करेंट एसेट होता है, बता दो तो। भैया फिक्स एसेट थोड़ी होता है, स्टॉक तो हमारा करेंट एसेट है। क्योंकि भैया एकदम फर्स्ट नंबर ट्रू फॉल्स, फर्स्ट नंबर ट्रू फॉल्स आपने क्या बोला था, आप अपने बिजनेस में इन्वेंट्री को होल्ड कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, फॉर द पर्पस ऑफ सेल। तो भैया वो आपका करेंट एसेट है, कब पता नहीं कब बिक जाए। जबकि फिक्स एसेट तो हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, तो ये भैया फॉल्स है। हम लोग स्टॉक को शो करते हैं बैलेंस शीट में करंट एसेट की जगह। ठीक है। 15 नंबर देखो, बोलता है अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन। इन्फ्लेशनरी कंडीशन कहने का मतलब है जब आपका मार्केट में महंगाई चल रहा हो, जब आपका मार्केट में महंगाई चल रहा हो। महंगाई कहने का मतलब है कि पहले आप इन्वेंट्री, पहले मान लो अगर आप कोई इन्वेंट्री खरीदते थे 20 रुपया में, सेम टू सेम सेम स्टॉक, अभी आप खरीद रहे हो 50 रुपया में। क्यों? क्योंकि मार्केट में महंगाई चल रहा है, इन्फ्लेशन छा के रखा है मार्केट में। पहले आप जो स्टॉक को 20 में खरीदते थे, अभी वो स्टॉक 50 में बिक रहा है। ठीक है। तो बोला फीफो विल नॉट शो लोएस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बोला फीफो ना आपको लोएस्ट वैल्यू नहीं दिखाएगा, नहीं। फीफो मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया पहले गया। तो बड़ा इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा, तो पहले स्टॉक आया होगा पहले चला गया होगा, जो पहले सस्ता दाम का स्टॉक आया होगा सस्ता वाला चला गया होगा, सस्ता वाला सोल्ड आउट हो गया। मतलब इन्फ्लेशन के केस में अगर हम लोग फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, हाँ, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे को तो एकदम महंगा वाला स्टॉक शो हो रहा है मेरे बुक्स में। हाँ भैया, वो केस में तो यही होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले सस्ता में खरीदे, सस्ता वाला चला गया, आपके बुक्स में महंगा वाला स्टॉक पड़ा रह गया। एकदम ट्रू है। फिर क्या बोलता है अंडर लिफो, लिफो में क्या होता है, लिफो में क्या होता है, हाँ हाँ, 16 नंबर में अंडर लिफो, अंडर लिफो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज बेस्ड ऑन द assumption दैट कॉस्ट आर चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू। बड़ा अंडर लिफो में क्या होता है, वैल्यूएशन हम लोग इन्वेंट्री को इसलिए इस तरह एजम्पशन लेके करते हैं कि कॉस्ट हमारा रेवेन्यू से चार्ज हो गया हो जब वो ऑकर हुआ था। नहीं भैया, लिफो तो हमारा उल्टा ही कॉन्सेप्ट चलता है। लिफो बोलता है जो बाद में आया उसको पहले आउट करो, तो रेवेन्यू के साथ कभी चार्ज ही नहीं हो पाता, पहले वाला स्टॉक हमारे पास पड़ा ही रह जाता है। फॉल्स है एकदम, फॉल्स है एकदम भैया। फिर भैया 17 नंबर, पूरा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज नॉट बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म। अब भैया कंजर्वेटिज्म हमें ये सिखाता था कि भैया आने वाले लॉस को आप पहले से बुक कर लो, लेकिन आने वाले इनकम को तब तक बुक मत करो जब वो इनकम एक्चुअली में रिकॉग्नाइज ना हो जाए। इसी बेसिस में कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर फॉर्मूला बना है, मैंने आपको बताया भी था, एकदम ट्रू है। फिर भैया 18 नंबर क्या बोलता है, फिनिश गुड आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज हायर। कौन बोल दिया लोअर, लोअर का कॉन्सेप्ट पढ़े, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, क्या है?
चलो अब आते हैं एमसीक्यू उसके ऊपर, एमसीक्यू उसके ऊपर। रिकॉर्ड भी ठीक ठाक हो रहा है, समझ गए? ट्रू फॉल्स, तो दो दो नंबर का एडिशन के साथ एग्जाम में लिखा है। 14 एमसीक्यूज है, कर ही लेते हैं, खत्म हो जाएगा। चलिए भैया एमसीक्यूज कर लेते हैं। चलो 1 नंबर, बोलता है अमाउंट ऑफ परचेज इफ, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, इन्वेंट्री दे दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया। चलो ना भैया हम लोग एक थोड़ा ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ही बना लेते हैं ना। जब भी ऐसा से एकदम कंफ्यूज नहीं होना, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया? 5,800। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया? 6,000। अच्छा, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहने का मतलब है कि ये यहाँ जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट माइनस करके दिया है 80,700 का। तो आप बता नहीं दोगे परचेज कितने का? आप बता नहीं दोगे परचेज कितने का? ये आराम से बता देंगे। हम लोग 80,700 को प्लस करेंगे, 6,000 को प्लस करेंगे, और 5,800 को माइनस कर देंगे। मेरा कितना आ गया? 80,900 आ गया। 80,900 मेरा आ गया, ठीक है ना? 80,900 आ गया, एकदम क्लियर। 2 नंबर, चलो 2 नंबर जैसा सा डेटा देता करते हैं। बोलता है एवरेज इन्वेंट्री है 12,000। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री, पहले तो हम लोग एवरेज इन्वेंट्री बता दूं। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कोई भी चीज का पता है आपको? एवरेज निकालना हो तो आप कैसे करोगे? लाइफ में याद रखो, आगे सीए इंटर कहीं पर भी करोगे तो एक चीज याद रखना फॉर्मूला, कभी भी एवरेज करोगे तो ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। आप ओपनिंग और क्लोजिंग का डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो एवरेज आ जाएगा, है ना? तो आपको एवरेज कितना दे के रखा है? पूरा एवरेज इन्वेंट्री है 12,000। हाँ, आपको एवरेज इन्वेंट्री दे दिया 12,000, आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया। पूरा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। पूरा पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री होगा मान लो एक्स, मान लो ओपनिंग इन्वेंट्री है एक्स, मान लो ओपनिंग इन्वेंट्री है एक्स, तो क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है एक्स प्लस 3,000। हाँ, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री है एक्स तो क्लोजिंग इन्वेंट्री उससे 3,000 ज्यादा है, तो बस बैठा दो, मेरे को तो सब पता चल गया। ओपनिंग इन्वेंट्री है एक्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स प्लस 3,000, है ना, डिवाइडेड बाई 2। चलो करो, 12,000 इंटू 2, यहाँ हो जाएगा 24,000। या एक्स और एक्स क्या बन जाएगा? 2x प्लस 3,000, है ना? हो जाएगा ना? फिर ये 3,000 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? या 3,000 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 3,000 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मेरा कितना बन जाएगा? 21,000। और ये बन जाएगा 2x, एक्स इक्वल टू 21,000 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा x कितना हो गया? x मेरा आ गया 10,500, है ना? तो भैया x मेरा क्या था? x भैया, x तो मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री था। तो मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ गया भैया? मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया 10,500 ना। तो भैया क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री इससे 3,000 ज्यादा ही है, तो 10,500 में 3,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरा 13,500। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, 13,500। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? 3 नंबर, पूरा वाइल फाइनलाइजिंग द करेंट ईयर प्रॉफिट, जब हम लोग करेंट ईयर का प्रॉफिट फाइनलाइज कर रहे थे, कंपनी रियलाइज दैट देयर वाज एन एरर इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कंपनी ये देखा कि प्रीवियस ईयर हमने कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री में गलती करके रखा है। इन द पीरियड प्रीवियस ईयर क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यू मोर देन 50,000। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने 50,000 से ज्यादा दिखा के रखा है, इसके कारण क्या होगा? आपका प्रॉफिट भी 50,000 से ज्यादा दिख रहा होगा। तो प्रॉफिट मेरा ओवर स्टेट एंड करेंट ईयर प्रॉफिट इज ओवर स्टेट ना। पिछले साल का प्रॉफिट आपको ज्यादा दिख रहा होगा, करेंट ईयर का प्रॉफिट आपको कम दिख रहा होगा। ये करेक्ट है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको ज्यादा दिख रहा है, करेंट ईयर का कम दिख रहा है। एक साल ज्यादा रहेगा तो एक साल कम ही ना दिखेगा? दोनों साल ज्यादा या दोनों साल कम कैसे रह सकता है? फोन नंबर आओ, फोन नंबर आओ। फोन नंबर में भैया हमारा क्या बोलता है? कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है? वो द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया 1 लाख का। ध्यान से देखो,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है छोड़ो, मतलब ये बोर्ड है, ये जो सेल है ना, ये अवेलेबल है, इतना अवेलेबल है, इतना जरूरी नहीं है मैंने सेल किया। ठीक है, इतना मेरे पास है, 1 लाख का है, लेकिन मैंने सेल कितना किया, 80,000। आपने सेल कितना किया, 80,000, लेकिन भैया बार बार इस सेल में तो मेरा प्रॉफिट इंक्लूड ही होगा ना, है ना। इसमें से प्रॉफिट हटा दीजिए भैया आप, इसमें से आप प्रॉफिट हटा दीजिए। प्रॉफिट कितना है भैया, 25% ऑन सेल। प्रॉफिट कितना देके रखा है, 25% ऑन सेल, है ना, ये सेल है। हाँ, प्रॉफिट मेरा कितना है, 25% ऑन सेल, ऑन सेल। तो भैया 80,000 का मेरा 25% कितना हो जाता है, 20,000 का। अगर आप प्रॉफिट हटा दोगे तो इस साल का मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा 60,000। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझो। ये जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है अवेलेबल, मेरे पास इतना गुड्स सेल करने के लिए है। लेकिन भैया एक्चुअली में मैंने सेल तो 60,000 का किया। सिस्टम समझो भैया, मेरे पास इतना गुड्स अवेलेबल है सेल करने के लिए, अब ओपनिंग 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 परचेज ले लेके मेरे पास 1 लाख का गुड्स है सेल करने के लिए, लेकिन मैंने तो 60 का सेल किया, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास 40 का बचा। क्लियर एकदम, मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री 40 का बचा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, 5 नंबर, पूरा 25% ऑन कॉस्ट। भैया हम लोग क्या जानते हैं, 25% ऑन कॉस्ट अगर दे दे तो हम लोग क्या करते हैं, 25/125 ऑन सेल, हम लोग तो यही करते हैं ना, 25/125 ऑन सेल करते हैं। दैट मीन्स भैया हम लोग पता है क्या करते हैं, एकदम कैलकुलेटर में मारो, हाँ, 25/125 मारो ना, इंटू 100 करो ना। दैट मीन्स भैया कुछ नहीं, हम लोग 20% ऑन सेल करते हैं। हाँ, 25% ऑन कॉस्ट, समझ गए। 25 को हम लोग 25/125 करते हैं, कैलकुलेटर में मारो 25/125 इंटू 100। हाँ भैया 20% ऑन सेल, सही है सही है। आगे देखो, थोड़ा गुड परचेज आपने किया 1,000 रुपया का, सेल किया आपने 90 रुपये 90,000 का। ठीक है, सेम टू सेम। परचेज आप करते हो, परचेज करते हो भैया आप 1 लाख का, सेल करते हो 90,000 का, लेकिन भैया आपका कुछ मार्जिन भी है ना, आपका कुछ मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 20% ऑन कॉस्ट। 20% ऑन कॉस्ट मतलब 20/120 ऑन सेल। सेल कितने का है, 90,000 का। आप मार्जिन कितना कमाते हो, 90,000 का 20/120, दैट मीन्स 15,000 का आपका मार्जिन है। तो बता दो ना क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, नहीं पता कर पाओगे, मान लो ट्रेडिंग अकाउंट है। तो भैया इस साइड हुआ 1,15,000 माइनस में 90,000, भैया 25,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। 25,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। ठीक है, क्लियर है, क्या क्लियर है। हाउस 7, बड़ा कंपनी इज फॉलोइंग वेटेड एवरेज मेथड। कंपनी क्या फॉलो कर रहा है, वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो वेटेड एवरेज मेथड। पहले दिन कंपनी के पास 50 यूनिट आया 2,200 करके। अच्छा चलो, कंपनी के पास 50 यूनिट आया 2,200 करके, 2,200 में, 2,200 कहने का मतलब है पर यूनिट कितने का बोल रहा है बता दो तो, 2,200/50 पर यूनिट भैया एट रेट ऑफ 44। ठीक है, फिर कंपनी क्या करती है, और 100 यूनिट खरीदती है। कंपनी क्या करती है, और 100 यूनिट खरीदती है 47 करके। हाँ, कंपनी 100 यूनिट खरीदती है 47 करके। ठीक है, मतलब 100 यूनिट करके 47 करके कंपनी 100 यूनिट खरीदी, तो कंपनी 4,700 का और सामान खरीद ली। लेकिन भैया कंपनी के पास फाइनल फाइनल में 150 यूनिट हो गया, और वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं इसीलिए, और कंपनी के पास सामान कितना का हो गया, 4,700 प्लस में 2,200 या 6,900 का। 6,900 को अगर आप यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो एट रेट ऑफ 46, अभी हमारा कंपनी में डेटा ये चल रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन भैया कंपनी ने 50 यूनिट इशू कर दिया, 50 यूनिट इशू कर दिया। कैसे इशू किया होगा, 46 में इशू किया होगा। 50 यूनिट 46 में अगर कंपनी ने इशू कर दिया, तो कंपनी ने 2,300 का तो इशू कर दिया। अब हमारी कंपनी के पास कितना का सामान बचा भैया, 100 यूनिट बचा है 46 करके, 4,600 का। लेकिन हमारी कंपनी 200 यूनिट और खरीद ली, 200 यूनिट और खरीद ली 48 करके। बता दो तो कितना हो गया भैया, 9,600 का कंपनी ने और खरीद लिया। तो फाइनल फाइनल हमारा अपडेट क्या है भैया, कंपनी के पास टोटल यूनिट 300 है, कंपनी के पास टोटल यूनिट 300 है, और सामान कितने का है, 9,600 प्लस 4,600 मतलब 14,200 का है। भैया पर यूनिट का अगर मैं बात करूँ तो डिवाइडेड बाई 300 मारो, एट रेट ऑफ 47.33। भैया कंपनी के पास इतना पर यूनिट का सामान है 14,200 का, ये नंबर राइट आया।
ठीक है, क्लियर है? आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए, आप लोग वेटेड एवरेज की हो, ये सब सम सप्लाई से कर लोगे ना, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। what are the cost of sale is equal to, what are cost of sale is equal to, what are cost of sale, देखो हम लोग मान लो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, ओपनिंग स्टॉक, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, ऐसे ही रहता है ना। कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, कुछ क्लोजिंग नहीं रहेगा। हाँ, अब यहाँ क्लोजिंग भी तो रहेगा, तभी तो हम लोग पता कर पाएंगे हमने कितना का बेचा। परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक हटा दोगे तो हट जाएगा, नहीं भैया, ओपनिंग में परचेज को प्लस करोगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे, तभी तो आपका सेल आएगा, है ना। इसमें इसको प्लस करोगे, इसको भी कंसीडर करोगे, तभी तो ये अमाउंट आएगा। ठीक है, ये भी ठीक है भैया। आगे बोलता है इन्वेंट्री इज डिस्क्लोज, इन्वेंट्री को कैसे दिखाते हो, करंट एसेट में दिखाते हैं भैया, और कैसे दिखाते हैं। ठीक है, आगे बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा क्या चीज को परमिट, डू नॉट, परमिशन नहीं देता भैया। फीफो को तो परमिशन देता है, एवरेज कॉस्ट को भी देता है, लिफो एकदम बेकार कॉन्सेप्ट है। लिफो भैया एकदम बेकार कॉन्सेप्ट है, क्या ही कॉन्सेप्ट है मुझे तो नहीं पता, क्या बेकार कॉन्सेप्ट है भैया। जो पहले आपके पास सामान है वो पड़ा रहेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं अलाउ करता। मतलब which inventory costing formula calculate value of inventory considering that inventory most recently purchased has not been sold। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो ध्यान रखता है कि जो आपने अभी खरीदा वो अभी नहीं बिक्री होगा, मतलब जो पहले परचेज किया था उसको पहले हटाओ, ये तो फीको है। और नंबर देखो, वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये कंजर्वेटिज्म है, ये तो हम लोग जानते हैं। आगे बोलता है अंडर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन के टाइम विच ऑफ द मेथड विल शो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होता है, या इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, मान लो पहले हमने सामान खरीदा था 20 का, अभी हमने सामान खरीद लिया 50 का, तो अगर हम लोग फीफो फॉलो करेंगे, फीफो फॉलो करेंगे तो पुराना सस्ता दाम तो मेरा इस गोडाउन से चला गया, करेंट में हाईएस्ट हाईएस्ट वाला सामान दिख रहा है, तो भैया ये चीज फीफो में ही होता है। फीफो क्या करता है ना, फीफो तो हाईएस्ट वाला को बेच देता है, पुराना वाला पड़ा रहता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो हाईएस्ट वैल्यू मेरे को फीफो में शो होता है। फिर लास्ट हम लोग आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट कंसिडर हिस्टोरिकल, इसमें हम लोग हिस्टोरिकल को हम लोग नहीं देखते भैया। हिस्टोरिकल में वेटेड एवरेज देखते हैं, फिफो देखते हैं, लिफो देखते हैं, सिंपल एवरेज देखते हैं। रिटेल प्राइस मेथड, रिटेल प्राइस मेथड क्या है भैया, है ना, रिटेल प्राइस मेथड हमारे हिस्टोरिकल में नहीं होता। ठीक है, तो चलो सब हमने कर लिया, तो हमने ट्रू फॉल्स भी कर लिया, एमसीक्यूज भी कर लिया, मैंने देखो जितना समझता सब आपको करा दिया है। 5 क्लास देखो मेरा भी मेहनत लगा है, आपका भी मेहनत लगा है। बस यही है, कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझसे आप सॉल्व कर सकते हो। प्लीज वीडियो को एक तो लाइक जरूर कर देना, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, टेस्ट भी अरेंज करा रहा हूँ, एक तो आप लोग लाइक कर सकते हो वीडियो को। तो जो उन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज बैक में जाके सारे वीडियोस को लाइक कर दो, ताकि मेरे को देख के मोटिवेशन जमा रहे, है ना। चलो तब अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। प्लीज समझ आए तो लाइक करना, कहीं पर भी कुछ भी गलती लगे या मेरे तरफ से कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, प्लीज आप लोग ओपन एकदम कमेंट करो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पर्सनली बोलो, एकदम ओपन कमेंट करो, मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का बहुत ट्राई करूंगा। ठीक है, चलो अब बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग को बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा दूँ, जो कि ज्यादा ईजी है। ठीक है, जैसे इन्वेंट्री हमारा कुछ इजी चैप्टर था, हार्ड में हम लोग नहीं गिनेंगे, 5 क्लास में हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद। आप लोग सबसे उम्मीद है इन्वेंट्री हो जाए, हो जाने के बाद टेस्ट जरूर देना, मेरे से कॉन्टैक्ट करके आप लोग टेस्ट देके खत्म करो। ओके, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए चैप्टर के साथ। ओके बाय, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना।